everyone, this is Shani Dinani welcoming you to Magnet Brains, and in today's video we are going to see what are the different ways that we can use to say the word difficult. अब देखो कोई भी चीज़ होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई जर्नी थी, कोई एक्सपीरियंस था, कोई टास्क था, कोई जॉब है, कुछ भी जब भी वो प्रॉब्लमेटिक होता है या फिर आपको डिफ़िकल्टी होती है उसे कंप्लीट करने में, बहुत अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस रहता है, हर वक्त हम यही बोलते हैं द जर्नी वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट, द जॉब वॉज डिफ़िकल्ट, द टास्क वॉज डिफ़िकल्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो हम क्या करते हैं, कभी भी हमारा सेम एक्सपीरियंस रहा है जहाँ पर इट वॉज नॉट दैट प्लेजेंट, इट वॉज नॉट हैप्पी, ऑप्टिमिस्टिक, बट यू वॉन्ट टू टेल द पर्सन कि भाई वो मतलब इतना ईजी नहीं था, तो हमारे पास एक ही वर्ड होता है वो डिफ़िकल्ट था, राइट? तो क्या एक ही वर्ड है हमारे पास जो हम यूज़ करेंगे? बिल्कुल भी नहीं. देर आर सो मैनी डिफरेंट वर्ड्स दैट यू कैन गो फॉर एंड ऑल्सो सो मैनी डिफरेंट फ्रेजेस दैट यू कैन यूज़, जो कि आप डिफ़िकल्ट वर्ड की जगह यूज़ कर सकते हैं, सो दैट आप थोड़ा एक तो वोकैबुलरी इनहांस होगी डेफिनेटली, बिकॉज आपको डिफ़िकल्ट के सॉर्ट ऑफ सिनोनिम्स देखने को मिलेंगे, फ्रेजेस के फॉर्म में भी, वर्ड्स के फॉर्म में भी, ठीक है. और इनको आप कैसे यूज़ करोगे, कब यूज़ करना है, मतलब क्या है, किस तरीके से यूसेज होगा, यानी कि द मीनिंग्स एंड द सेंटेंस ऑफ ईच वर्ड और अ फ्रेज हम डिस्कस करने वाले हैं इन टुडेज वीडियो. तो ओवरऑल आपको एक बहुत अच्छे से वाइडर पिक्चर मिलेगा कि भाई कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, कौन कौन से ऐसे फ्रेजेस हैं जो कि हम यूज़ करते हैं डिफ़िकल्ट टास्क, जर्नी, एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है. कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि आप पढ़ते से ही समझ जाओगे, अरे वाह ये भी तो हाँ राइट हमें पता था बट हम यूज़ क्यों नहीं करते थे. कुछ ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, यू विल फील वेरी हैप्पी टू यूज़ देम. और कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपने कभी सुने नहीं होंगे एंड इसीलिए आपके लिए थोड़ा ऐसा नया एक्सपीरियंस रहेगा, बट डोंट वरी, हर एक वर्ड हमने पहली बार सुना था, राइट? बट ये भी वर्ड्स अगर हम पहली बार सुनेंगे तो इट वुड बिकम लाइक वेरी कॉमन फॉर अस वंस वी स्टार्ट यूजिंग देम. तो आज हम ऐसे ही कुछ वर्ड्स, उनके मीनिंग और सेंटेंसेस को डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहला वर्ड है एम्बिशियस. अब एम्बिशियस का एक ही मीनिंग है जो हमको पता होता है, वो होता है कि भाई अगर कोई पर्सन जो है वो बहुत पैशनेट होता है, उसने बहुत ड्रीम्स देखे होते हैं, उसको बड़ा इंसान बनना है, तो हम बोलते हैं दिस पर्सन इज़ वेरी एम्बिशियस, राइट? बट एम्बिशियस का एक और मतलब होता है विच इज़ रिलेटेड टू अ प्लान और अ पीस ऑफ वर्क. अब कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने कुछ डिसाइड किया है, आपने कोई प्लानिंग की है किसी काम को करने की, या फिर कोई पीस ऑफ वर्क है जो आप स्टार्ट कर रहे हो करना. दोनों ही केसेस में यू कैन यूज द वर्ड एम्बिशियस टू एक्सप्लेन दैम, ठीक है. तो यहाँ पर्सन की बात हम नहीं कर रहे हैं, वहाँ एम्बिशियस का मीनिंग अलग हो जाता है. हम यूज़ कर रहे हैं अगर हमें किसी पीस ऑफ वर्क को, किसी प्लान को डिफ़िकल्ट बताना है कि भाई वो डिफ़िकल्ट था, तब हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड एम्बिशियस. डिफिकल्ट का मीनिंग तो सभी को पता होगा, राइट? अगर कोई चीज़ बड़ी कठिन हो, राइट, इट वॉज नॉट ईजी, मे बी वो एक्सपीरियंस जो है आपका इसीलिए अनप्लेजेंट था बिकॉज ईजी नहीं था उसको काम को करना, तो हम उसे डिफ़िकल्ट बोल देते हैं. या फिर कभी कोई सिचुएशन हमारी ऐसी रही हो जो बिल्कुल ऐसे टाइम्स होते हैं जब हम सब कुछ बहुत बुरा बुरा देख रहे हैं या फिर हम डील कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ, तब भी हम बोलते हैं वी हैड अ डिफ़िकल्ट टाइम, राइट? तो डिफ़िकल्ट के बहुत सारे मीनिंग्स हैं जो हम सबको पता है, उसी से रिलेटेड हम मीनिंग्स देख रहे हैं. तो जब हमें किसी प्लान या किसी पीस ऑफ वर्क को बताना है कि वो डिफ़िकल्ट था, इंटेंडेड टू सैटिस्फाई हाई एस्पिरेशंस एंड देयरफॉर डिफ़िकल्ट टू अचीव. जब हम बोल रहे हैं somebody is ambitious, कोई पर्सन एम्बिशियस है, तब हम बोलते हैं कि उसको बहुत सारे एस्पिरेशंस हैं, उसको बहुत बड़ा आदमी बनना है, राइट? बट जब हम बोल रहे हैं कि हम एम्बिशियस किसी टास्क से रिलेटेड बोलेंगे, तब वो होगा मीनिंग कि वो काम इतना बड़ा था कि उसको हमें अपने ही एस्पिरेशंस, दैट टू हाई एस्पिरेशंस को सैटिस्फाई करने के लिए यूज़ करना था, इसीलिए वो काम क्या है, बहुत डिफ़िकल्ट है. तो कोई भी ऐसा प्लान, कोई भी ऐसा पीस ऑफ वर्क जो कि आप शुरू कर रहे हो या करने वाले हो, ताकि आप अपनी जो ड्रीम्स हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उनको फुलफिल कर पाओ अच्छे से,
तब हम वर्ड यूज करते हैं एम्बिशियस। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट टू मॉडर्नाइज द रेलवे नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जो है पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी ऐसी टीम जो है वो काम कर रही है रेलवे नेटवर्क को मॉडर्नाइज करने का, ठीक है, कुछ भी तरीका जिससे सब कुछ मॉडर्नाइज हो जाए, टेक्नोलॉजी का यूज हो, तो ये क्या है, ये ऐसा काम है जिसकी वजह से डेवलपमेंट होगी, मे बी सिटी की, मे बी उस स्टेट की, राइट। सो इट इज अ वर्क दैट इज गोइंग टू सैटिस्फाई द हाई एस्पिरेशंस, एंड बिकॉज ये काम डेवलपमेंट से रिलेटेड है, सो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, वेरी इंटेंस। तब हम बोलेंगे कि ये काम कैसा था या ये प्रोजेक्ट कैसा था, इट वॉज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मतलब वही हुआ, इट वॉज अ डिफिकल्ट प्रोजेक्ट टू मॉडर्नाइज द रेलवे नेटवर्क, यानी इट वॉज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट, बिकॉज आपने यहाँ पे दोनों मीनिंग बता दिए, एक तो वो एम्बिशियस है मतलब एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं इसके साथ, बहुत सक्सेस वगैरह मिलेगी इसके बाद, और डिफिकल्ट भी है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस वर्ड। येस, आप किसी प्लान, पीस ऑफ वर्क दोनों को ही एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर सकते हो ये वर्ड एम्बिशियस। डन, ऑल राइट। सेकेंड वर्ड दैट वी हैव टू सी इज आर्डुअस। आर्डुअस जर्नी बहुत सुनने को मिलता है, ठीक है। कभी भी अगर आर्डुअस सर्च करोगे ना, सबसे पहले अगर कोई सिंपल सा सेंटेंस मिलेगा, इट वुड बी आर्डुअस जर्नी। व्हाट इज आर्डुअस? इन्वॉल्विंग और रिक्वायरिंग स्ट्रेनस एफर्ट, डिफिकल्ट एंड टायरिंग। अगर कोई बोल रहा है कि इट वॉज एन आर्डुअस जर्नी, इसका मतलब वो जर्नी बहुत ऐसी थी, एग्जॉस्टिंग सी, आप थक गए, इट वॉज सो डिफिकल्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हाई माउंटेन्स क्लाइंब करने हैं, या आप ऐसे कोई हाई ऑल्टीट्यूड वाली जगह पे चले जाते हो जहाँ ऑक्सीजन बहुत कम होता है, ऑक्सीजन लेवल, तो ऑब्वियसली वहाँ क्लाइंब करना इज समथिंग जो बहुत टायरिंग, बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है, राइट। तो हम क्या बोलते हैं, ये एक डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लाइंब। तो ये मतलब हुआ कि हम थक जा रहे हैं, उसकी वजह से बिल्कुल स्टैमिना नहीं बचा, दैट टाइम दैट जर्नी इज डिफिकल्ट, और उसके लिए एक वर्ड है दैट इज आर्डुअस, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जिसमें आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत फिजिकल स्ट्रेंथ लगेगी, दूसरी बात उसकी वजह से यू वुड फील टायरिंग, एग्जॉस्टेड, ठीक है, तब हम यूज करते हैं वर्ड आर्डुअस। चलो एक सेंटेंस देखते हैं। इट वॉज एन आर्डुअस क्लाइंब अप द माउंटेन। द सेम थिंग दैट आई डिस्कस्ड राइट नाउ, बिकॉज ऐसा है कि जब आपको क्लाइंब, माउंटेन क्लाइंब जैसे डिस्कस करना है, बिकॉज इट इज समथिंग जो एक हाई क्लाइंब है, ठीक है, एक हाई ऑल्टीट्यूड पे है, इट इज़ गोइंग टू लीड टू द प्रॉब्लम्स, बिकॉज बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेंगे, ऑक्सीजन लेवल कम है और बहुत थक जाएगा ना इंसान। माउंटेन क्लाइंब करना, स्टेयर्स तो चढ़ना नहीं है या नॉर्मल वॉक तो करना नहीं है, एक स्लोप ही है, राइट। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं इट वॉज एन आर्डुअस क्लाइंब। क्या डिफिकल्ट के साथ ये फिट बैठ रहा है, देखते हैं। इट वॉज अ डिफिकल्ट क्लाइंब अप द माउंटेन। बिल्कुल, बहुत मेहनत लग रही थी, बहुत डिफिकल्ट था, कठिन था भाई माउंटेन पे क्लाइंब करना। सो इट वॉज अ आर्डुअस क्लाइंब। तो जब आपको पता है कि भाई आर्डुअस वर्ड है हमारे पास, तो why not to use it? So you can definitely go for this word instead of just using the word difficult, because हमने अभी अभी देखा कि भाई मीनिंग में भी पता ही चल रहा है, ठीक है, डिफिकल्ट इसका मीनिंग है। दूसरी बात, यहाँ पर आर्डुअस अच्छा भी साउंड कर रहा है और डिफिकल्ट भी रख रहे हैं तो भी फिट बैठ रहा है। इसका मतलब यस 100% आर्डुअस इज द वर्ड जो कि हम जा सकते हैं जिसके साथ व्हेन वी वांट टू टेल दैट द जर्नी इज डिफिकल्ट। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज बर्डनसम। डिफिकल्ट टू कैरी आउट और फुलफिल। जब कोई चीज़ बर्डनसम होगी मतलब बर्डन है, बोझ है, कोई चीज़ बोझ होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको हम बोलें कि कई लोग बोलते हैं कि एग्जाम्स का बहुत बोझ है, घर का बहुत बोझ है, राइट। इसका मतलब क्या, ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ रख दी है, सामान रख दिया है आपके ऊपर, इसका मतलब बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसका मतलब बहुत डिफिकल्ट है उसको कंप्लीट करना, फुलफिल करना, राइट। तो ओवरऑल डिफिकल्ट मीनिंग समझ आ गया। तो जब भी कोई चीज़ ऐसी है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी आउट या फुलफिल यानी उसको करना, उस काम को कंप्लीट करना, सारी चीज़ों को अच्छे से विद कंप्लीट सेटिस्फैक्शन फुलफिल करना इज समथिंग जो कि क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे हम कह देते हैं कि भाई वो बर्डन है, बोझ हो गया, यानी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं बर्डनसम। ओवरऑल वही मीनिंग दे रहा है दैट इट्स डिफिकल्ट। फॉर एग्जाम्पल, द टास्क वॉज टू बर्डनसम। टास्क कैसा था, इट वॉज टू बर्डनसम, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था टू फुलफिल, टू कैरी आउट। सो यस, यहाँ पर आप बोल सकते हो द टास्क वॉज टू डिफिकल्ट, बिल्कुल बोल सकते हो। तो वहाँ पर बर्डनसम भी फिट बैठ रहा है। इसका मतलब आपने और अच्छे से क्लियर कर दिया
कि टास्क डिफिकल्ट है अगर मैं बोलूँ तो आपके कई मीनिंग्स निकल सकते हैं। मे बी आपको वो काम करना आता नहीं है इसीलिए आपके लिए डिफिकल्ट था, मे बी इट वॉज समथिंग जो आप पहली बार कर रहे थे, मे बी वो आपके इंटरेस्ट से बिल्कुल बाहर था। नहीं, यहाँ हम डिफिकल्ट इस टर्म्स में बोल रहे हैं कि भाई वो बर्डन की तरह था, मतलब बहुत ऐसा लग रहा था कि बोझ है, बहुत प्रेशर है, बहुत कम टाइम था और बहुत ज़्यादा काम करना था। सो इसीलिए आप डिफिकल्ट वर्ड में इतने मीनिंग्स एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे जो आप इस वर्ड बर्डन सम से कर रहे हो। सो येस, दिस इज अनदर वन जो कि आप यूज़ कर सकते हो। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस व्हेन यू हैव टू यूज़ द वर्ड डिफिकल्ट। अच्छे से इन डिटेल समझा रही हूँ ताकि बार बार इसको पढ़ना नहीं पड़े। सो आप यहीं पे इसको दिमाग में बिठा लो। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट वन इज चैलेंजिंग। बहुत इजी वर्ड राइट, बट क्या यूज करते हो डिफिकल्ट की जगह? बिल्कुल भी नहीं। तो कोई चीज चैलेंज होती है, अगर आपको कोई चैलेंज देता है इसका मतलब क्या है भाई? कोई ऐसा काम जो ऑब्वियसली इजी तो नहीं होगा और कर लिया तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो व्हेन समथिंग इज टेस्टिंग वंस एबिलिटीज दैट टाइम वी से कि वो चैलेंजिंग है। यानी अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपकी क्षमता का टेस्ट हो रहा है, वेदर यू आर एबल और नॉट टू कंप्लीट दैट वर्क ऑन टाइम विथ प्रॉपर रिजल्ट, तो तब हम बोलते हैं कि वो क्या है? वो आपकी क्षमता, आपकी एबिलिटीज को टेस्ट करने वाला काम है, तो हम बोलते हैं वो है चैलेंजिंग। राइट? सो राहुल्स जॉब इज अ चैलेंजिंग वन। राहुल का जॉब कैसा है? एक चैलेंजिंग जॉब है। यानी उसकी जॉब में उसको रोज कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ क्रिएटिव, इनोवेटिव लेकर आना पड़ता है। कभी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, कभी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इतना ईजी नहीं होता है कंप्लीट करना, फुलफिल करना। सो वहाँ पर आप बोल सकते हो वो चैलेंजिंग जॉब है। यानी हर दिन एक नया चैलेंज फेस करने को मिलता है। डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि अगर आप बोलो राहुल्स जॉब इज़ अ डिफ़िकल्ट वन, बिल्कुल वही मीनिंग निकल रहा है। बट चैलेंजिंग इज़ वॉट? इट इज़ एक्सप्रेसिंग द कंप्लीट मीनिंग कि एक चैलेंज की तरह रोज़ का दिन आता है राहुल की जॉब में। एक और तरीका यूज कर सकते हो चैलेंजिंग के लिए, दिस हैज बीन अ चैलेंजिंग टाइम फॉर अस। इसका मतलब जैसे अगर ऐसी सिचुएशन ले रहे हैं, हाँ हाइपोथेटिकल, इट शुड नॉट हैपन, ऐसा नहीं कि होना चाहिए ऐसा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है, ठीक है, हम यहाँ राहुल को ही ले लेते हैं या XYZ ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि XYZ किसी का नाम होता नहीं है। तो अगर हम बात करें भैया XYZ है, इसकी जॉब जो है वो चली गई, इसकी जितनी सेविंग्स थी वो चली गई, ठीक है, ख़त्म बिल्कुल। इसकी एजुकेशन इतनी है नहीं कि वो और अच्छी जॉब कर पाए। देन उसकी फैमिली में ही वॉज द ओनली मेंबर टू अर्न, ठीक है, तो वो भी गया हर तरीके से। तो अगर हम देखें तो सारे ही, एक और कोई चीज़ सोच लो, कुछ भी सोच लो, मे बी कि रेंट पे रहते हैं तो कुछ ऐसा नहीं है, घर ढूंढना है, कुछ भी, तो सारी चीज़ें जो हैं वो डिफ़िकल्ट हैं लाइफ में और कुछ भी नहीं बच रहा है, ना जॉब है ना पैसे हैं। तो ये XYZ के लिए क्या है? ये पूरा जो टाइम था वो बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज इसको क्या करना है, इसको पूरी कोशिश करनी है कि वो हर एक चीज़ जो है विदाउट जॉब हैंडल कर ले या जॉब उसको ढूंढनी पड़े जो कि उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको मिल जाए। तो इस तरीके से जो भी वक्त था वो क्या था? बहुत टफ था, बहुत डिफिकल्ट था, ऐसे बोलते हैं। तो वहाँ आप यूज़ कर सकते हो चैलेंजिंग को। सो व्हेन यू वांट टू से इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर अस, इसका मतलब वक्त बहुत ख़राब था हमारे लिए उस वक्त, तो अब हम बोल सकते हैं चैलेंजिंग था टाइम। डन? तो चैलेंजिंग को आप किसी टास्क के बारे में यूज़ कर सकते हो कि भाई कोई टास्क था बहुत डिफिकल्ट था तो आपने चैलेंजिंग यूज़ कर लिया। नहीं तो भाई आपका जो समय चल रहा था वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, सो दैट टाइम ऑल्सो यू कैन गो फॉर चैलेंजिंग। डन? ऑल राइट, नेक्स्ट वन इज डिमांडिंग। नाउ व्हेन समथिंग इज डिमांडिंग, इसका मतलब बहुत उम्मीदें हैं उस काम से आपसे, यानी कि कुछ अगर वो काम करना है तो आपको अपना 100% देना पड़ेगा और बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तो वो एफर्ट्स की डिमांड करेगा काम। राइट? अब आपको अगर बहुत एफर्ट्स लगाने, यानी वो डिफिकल्ट होगा ही होगा। सो इफ़ अ टास्क, डिमांडिंग ज़्यादातर टास्क ही होता है या जॉब होती है, मतलब जॉब में भी ऑब्वियसली आप टास्क ही कर रहे हो, तो कहीं में भी कुछ काम करना है, दैट वुड बी डिमांडिंग। अगर आप पर्सन की बात कर रहे हो डिमांडिंग, इसका मतलब उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं। द गर्ल और द बॉय इज़ वेरी डिमांडिंग, द चाइल्ड इज़ वेरी डिमांडिंग, यानी इसको हर दिन कुछ ना कुछ चाहिए होता है, वो मीनिंग अलग है। जब हम डिफिकल्ट के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो हम किसी टास्क को अगर डिमांडिंग बताते हैं, इसका मतलब इट रिक्वायर्स अ मच स्किल और एफर्ट, यानी बहुत ज़्यादा स्किल्स,
बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़, बहुत ज़्यादा एफर्ट, मेहनत लगती है अगर कोई टास्क क्या है, डिमांडिंग है। ऑब्वियसली वो टास्क क्या हुआ, डिफिकल्ट हुआ, बिकॉज तभी आपके इतने एफर्ट्स, इतनी स्किल्स वहाँ पर लग रही हैं। दैट टाइम इट इज़ वॉट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हम बोल देते हैं कि वो क्या है, एक डिमांडिंग टास्क है। सो आई हैव गॉट अ बिजी एंड डिमांडिंग जॉब। किसी ने पूछा हाउ इज योर जॉब गोइंग ऑन, यू गॉट अ न्यू जॉब राइट नाउ, हाउ इज इट, एंड यू वांट टू टेल कि भाई बहुत डिफिकल्ट है, हर दिन कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है। तो यू कैन से आई हैव गॉट अ बिजी, यानी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, बहुत काम होता है, एंड ऑल्सो अ डिमांडिंग जॉब, यानी द जॉब, द टास्क, द वर्क दैट आई हैव टू डू रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड स्किल्स। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है वो जॉब। क्लियर? तो समझे? तो अगर आप नॉर्मली डिफिकल्ट भी बोलोगे तो भी वही मीनिंग निकलेगा, बट आपने डिमांडिंग बोल दिया तो आपने ये बता दिया कि भाई इस टर्म्स में वो डिफिकल्ट है। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है रिक्वायरिंग कंसिडरेबल टाइम एंड एफर्ट। लेबर आपने सुना होगा, राइट? तो जब बहुत मेहनत लग रही है, बहुत टाइम लग रहा है, ओवरऑल बहुत डिफिकल्ट है अगर कोई काम या कोई टास्क, तब हम बोल सकते हैं वो क्या है, एक लेबोरियस टास्क या काम है। सो कीपिंग द किचन टाइडी and all things at place all year round can be a laborious task for me without the guidance of my mom. Very relatable, right? क्योंकि आदत होती है सारी चीज़ों को समय पे, सही जगह पे, साफ सुथरे तरीके से रखने की जब हमारी मॉम होती है हमारे घर में, राइट? बिकॉज शी डज इट एवरीथिंग विदाउट इवन टेलिंग यू कितना काम है। बट वही चीज़ अगर आपको मॉम एक दिन के लिए बोल दे भाई मैं नहीं करूँगी, यू ओनली हैव टू हैंडल इट, तो वो डिफिकल्ट हो सकता है, राइट? सो जब ऐसा कुछ है कि वो काम क्या है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, बहुत स्किल्स लगेंगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा टू कंप्लीट दैट टास्क, बिकॉज वो काम विदाउट द गाइडेंस ऑफ माई मॉम वुड बी वेरी डिफिकल्ट। सो किचन को साफ रखना और हर एक चीज़ को अपनी जगह पे रखना पूरे साल भर, जब आपकी मॉम नहीं है घर पे, मे बी वो कहीं और है, आप शिफ्ट हुए हो किसी नई सिटी में, तो वो क्या हो सकता है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं। तो क्या है वो, एक लेबोरियस टास्क। डन? ऑल राइट। Next is onerous. What is onerous? Of a task or responsibility. ठीक है, या तो किसी टास्क की बात होगी या किसी जिम्मेदारी, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होगी जो कि onerous है। Involving a great deal of effort, trouble और डिफिकल्टी, यानी कोई भी ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहे हो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत ट्रबल हो रहा है, परेशान हो रहे हो, तो वो काम क्या हो जाता है, ऑनरस हो जाता है। सो व्हेन देयर इज़ अ टास्क और अ वर्क विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, बहुत टाइम लग रहा है, तो वो क्या है, वो डिफिकल्ट है। और डिफिकल्ट है तो हम उसके लिए एक और वर्ड ले आए, दैट इज़ व्हाट, ऑनरस। सो इट वॉज अ ऑनरस टास्क टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 2 weeks. Now there is a project which requires a time of a month, और मुझे वो 2 हफ्ते में कंप्लीट करना है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को पार करके करने वाला काम है। ठीक है, तो तब हम बोल सकते हैं वो क्या है, एक ऑनरस टास्क है, यानी वो डिफ़िकल्ट टास्क है। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज पेनफुल। अब कोई भी चीज़ जैसे इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, दर्द हो रहा है, दैट इज़ पेनफुल। पर डिफ़िकल्ट में पेनफुल कैसे, जब कोई टाइम ऐसा हो जब फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत बुरी थी, देयर वाज नो सपोर्ट, ठीक है, एजुकेशन भी नहीं, जैसे अभी हमने XYZ की कंडीशन देखी ना, तो अगर वैसी कंडीशन है तो दोस टाइम्स वुड बी पेनफुल फॉर अस, राइट? नॉट ऐसे फिजिकली इंजरी के फॉर्म में, बट ऑब्वियसली मेंटली वो पीस नहीं बचेगा, सो इट इज़ गोइंग टू बी पेनफुल। तो वहाँ पे भी हम इस टर्म को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ सेइंग द टाइम्स वर डिफिकल्ट। ठीक है, सो सिचुएशंस, मेमोरीज or experiences that are painful, are difficult and unpleasant to deal with and often make you feel sad and upset. बहुत अच्छे से इन डिटेल ये मीनिंग मिल रहा है, तो वर्ड बड़ा इजी हो जाएगा यूज़ करना। क्या कहा है यहाँ पर कि कोई भी सिचुएशन, ठीक है, ऐसा कुछ भी आपने डील किया हो जिसके साथ, कोई भी ऐसी मेमोरीज या फिर कोई भी एक्सपीरियंसेस जो कि पेनफुल थे, किस टर्म्स में, किस फॉर्म में पेनफुल, कि भाई दे वर डिफिकल्ट एंड अनप्लेजेंट टू डील विद, बहुत डिफिकल्ट था उसके साथ डील करना और बिल्कुल भी प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं था, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। एंड इट ऑफन मेक्स यू फील सैड एंड अपसेट जब भी आप उसके बारे में सोचते हो, सिचुएशन, उस मेमोरी, उस टास्क के बारे में। तो क्या हुआ, इट वॉज अ डिफिकल्ट टाइम, राइट? इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क, इट वॉज समथिंग विच वॉज अ डिफिकल्ट मेमोरी, बिकॉज वो क्या है, आपके लिए बहुत ज़्यादा
अनप्लेजेंट थी, ठीक है। तो वहाँ पर आप डेफिनेटली बोल सकते हो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट मेमोरी, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, या फिर आप बोल सकते हो इट वॉज अ पेनफुल सिचुएशन, अ पेनफुल मेमोरी, ठीक है। सो अप्लाइंग फॉर जॉब्स हैज बिकम अ पेनफुल प्रोसेस फॉर मी। अगर आप बोल रहे हो कि आई एम अप्लाइंग फॉर जॉब एवरी डे बट आई गेट रिजेक्टेड एवरी डे सेम टाइम पे, ठीक है। सो यू अप्लाई फॉर द जॉब, यू गेट रिजेक्टेड, अप्लाई फॉर द जॉब नॉट कॉल्ड, अप्लाई फॉर द जॉब एंड देन पीपल टेल यू विल लेट यू नो आफ्टरवर्ड्स। तो इस तरीके से अगर कुछ हो रहा है, होना नहीं चाहिए बट जस्ट ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो ऐसा कुछ हो रहा है, आप बहुत टाइम से लगे हुए हो, तो क्या है, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस हो गया ना, तो वो क्या हो जाता है, एक पेनफुल प्रोसेस है, बिकॉज उसके बारे में जब भी सोचते हो इट्स नॉट वेरी हैप्पी, बहुत अनप्लेजेंट है, एंड दैट्स वाई यू फील कि इट वॉज अ पेनफुल टाइम। सो द प्रोसेस वॉज अ पेनफुल प्रोसेस। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज प्रॉब्लमैटिक। प्रॉब्लमैटिक मतलब भाई किसी चीज से प्रॉब्लम आ रही है, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूटिंग और प्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम। सो अगर कोई टास्क या कुछ भी ऐसा हो रहा है जो डिफिकल्ट है, किस टर्म्स में, कि उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत प्रेशर फील हो रहा है, तो हम बोलते हैं ना कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सॉल्व करने में, तब आप प्रॉब्लमैटिक ही वर्ड यूज कर सकते हो। सो गेटिंग एवरीवन ऑन टाइम फॉर द मीटिंग माइट प्रूव प्रॉब्लमैटिक। किसी ने बोला, बॉस ने, आई वांट एवरीबडी टू बी प्रेजेंट एट 5 PM टुडे फॉर द मीटिंग। अब आपको पता है कुछ लोग जो है वो जा चुके हैं अपना टाइम कंप्लीट करके, ऑफिस टाइम, कुछ लोग हैं जो बाद में आते हैं, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि सबको मैं बुला लूँ ऑन टाइम, नहीं बुलाया तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, तो दिक्कतों भरा काम है, राइट। तो वो क्या हो गया, एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, एक डिफिकल्ट टास्क है, बिकॉज यू कांट मेक श्योर कि सारे लोग ऑन टाइम आ जाएं। सो टाइम पे सबको लेकर आना फॉर द मीटिंग क्या हो गया आपके लिए, एक डिफिकल्ट टास्क है, तो आप बोल सकते हो माइट प्रूव प्रॉब्लमैटिक, यानी दिस इज गोइंग टू इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, अगर सब कुछ नहीं हुआ जैसे कि बॉस ने बोला है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज स्ट्रेनुअस। अब कोई भी काम जो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगना है, जिसमें जो बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं ये, तो उस चीज़ को हम बोल सकते हैं स्ट्रेनुअस। सो रिक्वायरिंग और यूजिंग ग्रेट एफर्ट और एक्सर्शन, यानी इतनी ज़्यादा मेहनत लगने वाली है इसमें दैट यू कैन डेफिनेटली गेट टायर्ड फिट, आप थक सकते हो उसमें काम करते करते, आपको प्रेशर फील हो सकता है दिमाग में, तो हम क्या बोलते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है। बट आप वहाँ पर बिकॉज इस टर्म्स में डिफिकल्ट बोल रहे हो बिकॉज बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं, बहुत प्रेशर टाइप का फील हो रहा है उसको करते वक्त, दैट टाइम यू कैन गो फॉर द वर्ड स्ट्रेनुअस। कैसे यूज करना है, द जॉब इन्वॉल्व्स स्ट्रेनुअस वर्क एंड लॉन्ग आवर्स। किसी ने पूछा दैट हाउ इज योर न्यू जॉब, लाइक व्हाट इज योर टाइमिंग ऑफ द जॉब, हाउ मच यू आर पेड, यही सब क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट। तो आपको बताना है कि मेरी जॉब में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, लाइक नॉर्मली 8 आवर्स बोलते हैं बट वी हैव टू गिव लाइक 12 to 15 आवर्स, बहुत ज़्यादा एफर्ट मांगता है काम, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। सो इट इज़ वॉट, ओवरऑल इट्स डिफिकल्ट, यही बोलना चाहते हो, राइट। तो आप क्या बोल सकते हो, द जॉब इन्वॉल्व्स स्ट्रेनुअस वर्क बिकॉज वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू पुट इन, देन वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम, इसीलिए एक स्ट्रेनुअस जॉब है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज टफ। नाउ टफ ऑब्वियसली सभी को पता है, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम बड़ा टफ आया था, राइट, यानी बहुत डिफिकल्ट था। सो जब आपको नॉर्मली भी कहीं जैसे आपको अपने टाइम्स, अपनी कोई सिचुएशन, कोई वर्क किसी को भी डिफिकल्ट बताना होता है एंड यू नो ऑलरेडी कि भाई वर्ड टफ भी एग्जिस्ट करता है, सो व्हाई डोंट यू गो फॉर इट। तो आप यूज़ कर सकते हो वर्ड टफ ऑब्वियसली टू डिस्क्राइब एनी काइंड ऑफ वर्क दैट्स ईदर डिफिकल्ट, या फिर आप डिस्क्राइब कर सकते हो एनी काइंड ऑफ सिचुएशन और द टाइम दैट यू हैव फेस्ड विच वॉज चैलेंजिंग, क्योंकि वो टफ था, राइट, वो डिफिकल्ट था, तो वहाँ आप वर्ड टफ का डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वेरी डिफिकल्ट टू डू और डील विथ, कुछ भी ऐसा जो बहुत डिफिकल्ट है करने में या उसके साथ डील करने में बहुत डिफिकल्टीज आती हैं, वहाँ आप यूज़ कर सकते हो वर्ड टफ को। जैसे दे आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, जैसे आपने बोला कि वाई दीज गाइज आर सो सैड, व्हाट हैपेंड, तो आप बोल सकते हो बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, यानी जो टाइम्स जो वो फेस कर रहे हैं, जो सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं, इट्स वेरी चैलेंजिंग, इट्स वेरी टफ, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या बोलोगे, डिफिकल्ट, सो आप यूज़ कर सकते हो वर्ड टफ इंस्टेड ऑफ saying कि they are facing a very difficult time या they have to do a very difficult task, आप यूज़ कर सकते हो टफ एज द वर्ड, जो कि ऑलरेडी हमें पता है, स्कूल टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, बट समवेयर जब ऐसी सिचुएशंस में हमको यूज़ करना होता है, वी ओनली गो फॉर द वर्ड डिफिकल्ट, बट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन ऑल्सो। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज ट्रबलसम। अब कोई चीज़ ट्रबलसम है, इसका मतलब कि इट्स गोइंग टू इरिटेट यू,
annoy you, right? परेशान हो जाओगे उसको करते करते। या परेशान कब होगे, जब आपके लिए वो easy नहीं होगा या आपके इंटरेस्ट का नहीं होगा, राइट? तो हम बोलते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा अनोइंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग हो रहा है, तब आप यूज़ कर सकते हो वर्ड ट्रबलसम, ठीक है? सो कॉजिंग डिफिकल्टी और अनोयंस, इनफैक्ट आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कॉजिंग डिफिकल्टी एंड अनोयंस, बिकॉज ये इतना टफ कोई काम होता है, जो ट्रबलसम काम होता है वो ऐसा होता है जो कि ऑब्वियसली डिफिकल्ट तो है ही साथ इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर यू, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी अनोइंग, वेरी इरिटेटिंग फॉर यू। तो आप बोल सकते हो कोई भी ऐसा काम जो कि बिल्कुल ईजी नहीं है, जो कि ऐसा है जिसकी वजह से आप बहुत अनॉय हो रहे हो क्योंकि वो काम नहीं हो रहा है कंप्लीट, तब हम बोल सकते हैं इट्स अ ट्रबलसम वर्क। सिमिलरली सिचुएशन के लिए बहुत यूज़ किया जाता है, इफ देयर इज अ सिचुएशन विच इट्स नॉट दैट इजी टू डील विद, इट्स वेरी अनॉइंग फॉर यू, तब आप यूज़ कर सकते हो इस वर्ड को। कैसे? दिस वर्क इज़ वेरी ट्रबलसम, इसका मतलब भाई ये काम जो है बहुत अनोइंग है और बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज इसको करते करते आई फील लाइक इट्स वेरी ट्रबल क्रिएटर फॉर मी। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इस वर्ड को। येस, यू कैन यूज़ दिस वर्ड टू डिस्क्राइब एनीथिंग दैट्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। इवन बहुत से ऐसे बच्चों के लिए भी यूज़ कर दिया जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा अनोइंग बच्चे हैं जो परेशान करते हैं, तो इट्स लाइक कि बहुत ट्रबलसम है, ठीक है? बट आपको यूज़ करना है इसको ज़्यादातर जब आप ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन या काम की बात कर रहे हो विच इज़ इक्वली डिफिकल्ट ऑल्सो एंड ऑल्सो इट्स अनोइंग। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज बैक ब्रेकिंग। अब ये वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स मिल जाएंगे आपको, कहीं पे कुछ स्लैंग मीनिंग्स मिलेंगे, कुछ इनफॉर्मल मीनिंग्स मिलेंगे, बट बैक ब्रेकिंग का एक और मतलब है दैट इज एन एक्सट्रीमली आर्डुअस टास्क। अभी आर्डुअस देखा ना, राइट? तो कोई भी ऐसा काम जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, जिसकी वजह से बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एंड इट इज़ गोइंग टू लीड ऐसा कुछ जिसे आप बोलते हो ना कि मतलब अब तो कमर ही गई, मतलब ऐसा काम है तो इतना डिफिकल्ट होता है, तब हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं बैक ब्रेकिंग, यानी दिस वॉज समथिंग वेरी डिफिकल्ट, समथिंग जिसमें एफर्ट्स बहुत लगे, समथिंग जिसकी वजह से आप पूरी तरीके से यू आर एग्जॉस्टेड, यू हैव नो एनर्जी लेफ्ट टू डू एनीथिंग एल्स, तब हम बोल सकते हैं दिस वॉज अ बैक ब्रेकिंग जॉब, ठीक है? सो इट वॉज अ बैक ब्रेकिंग जॉब बिकॉज आई वॉज बोल सकते हो स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग 16 आवर्स कंटिन्यूसली एंड बोल सकते हो लुकिंग आफ्टर द रेनोवेशन ऑफ माई हाउस, या फिर analyzing the complete report. It took me 15 hours of time to discuss the project with the clients, to kind of convey whatever I wanted to say, to convince them. So it was a back breaking job, ठीक है? ऐसा बोल सकते हो, यानी कि ओवरऑल इतनी डिफिकल्ट जॉब थी जिसमें इतना ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे थे, इट वॉज टेकिंग सो मच ऑफ योर टाइम, योर एनर्जी, योर एफर्ट, कि जिसकी वजह से बहुत डिफिकल्ट हो रहा था टू डील विद इट, तो आपने बोल दिया इट वॉज अ बैक ब्रेकिंग जॉब। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज ईजियर सेड देन डन। अब ये यूज़ किया जाता है बोलने के लिए कि जब कोई चीज़ ऐसी लोग बोल देते हैं हाँ ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो हम बोलते हैं कि भैया बोलना बड़ा आसान है, करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए ये एक लाइन बना दी गई है दैट इज़ ईजियर सेड दैन डन, यानी बोलना बड़ा आसान है और उसको करना उतना ही क्या है, मुश्किल है, डिफिकल्ट है। सो बी मोर ईजीली टॉक्ड अबाउट than put into practice. Something seems like a good idea but it would be difficult to do, यानी कि बोलने में बड़ा आसान लगता है, अच्छा लगता है कि हाँ ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, बट जब करने बैठते हैं सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, तब हम बोलते हैं दिस थिंग इज़ ईजियर सेड दैन डन, ठीक है? सो आपको कोई भी चीज़ ऐसा लगता है काम जो बोलने में बड़ा आसान है, जो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, प्लेजेंट लग रहा है, बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा तरीका है, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, जब उसको करना है, जब उसको इम्प्लीमेंट करना है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट, हाँ इट्स साउंडिंग वेरी ईजी बट इट्स वेरी डिफिकल्ट, उस चीज़ को बोलने के लिए आप बोल सकते हो ईजियर सेड देन डन। कैसे बोलोगे? द बॉस डिस्कस्ड अबाउट रिड्यूसिंग द कॉस्ट बट इट्स ईजियर सेड देन डन। फॉर एग्जाम्पल जो कंपनी के बॉस हैं उन्होंने सबको बुलाया मीटिंग में कि आई फील दैट वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग दैट मच, इतनी सक्सेस नहीं हो रही है, इतनी सक्सेसफुल हम नहीं हो रहे हैं, या फिर हमारे इतने ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो आई फील हमें अपने प्रोडक्ट्स के कॉस्ट को, मेकिंग कॉस्ट को जो है रिड्यूस कर देना चाहिए ताकि हम उसको और थोड़ा उससे प्रॉफिट कमा पाएँ। तो बॉस ने बोल तो दिया कि बेस्ट तरीका है, सुनने में भी अच्छा लगा, हाँ सही है, जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर दो, बट जब आप करने बैठे इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू बिकॉज कुछ भी नहीं था ऐसा जो आप जहाँ से कॉस्ट कट कर सकते हो। तो वो क्या था? इट वॉज ईजियर सेड देन डन बिकॉज बॉस ने जो बोला इट वॉज ईजी फॉर हिम टू से दैट, इट वॉज वेरी प्लेजेंट फॉर अस टू हियर,
हमने जब सुना हमें बड़ा ईजी लग रहा था, बट when actually we came to work for it, then definitely it became very difficult. So it was easier said than done. All right, next is effortful. effort मतलब मेहनत लग रही है, एनर्जी लग रही है, राइट? और फुल मतलब पूरी तरीके से एफर्ट से भरपूर, मतलब कंप्लीटली एफर्ट डाल के काम करना पड़ रहा है, दैट टाइम यू कैन से एफर्टफुल. सो शोइंग और रिक्वायरिंग एफर्ट इज एफर्टफुल. ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ काम है जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत लग रही है, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट. तो तब आप बोल सकते हो भाई ये बहुत एफर्टफुल होने वाला है. जैसे अगर आपने कोई डिसाइड कर लिया है कि मुझे जो है ये एंट्रेंस को पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक करना है, सो ऑब्वियसली आपको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. ऐसी तो हो नहीं जाएगा, इट्स नॉट लाइक वेरी ईजी टू डू, बहुत ऐसा स्मूथ तो है नहीं. ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क वेरी 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 हार्ड, लाइक वेरी हार्ड एंड हार्डर देन एनीबडी. तो तब वो चीज़ क्या हो जाएगी, इट वुड बी एफर्टफुल, बिकॉज आपको अपने 100% एफर्ट्स देने पड़ेंगे. सो इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, इट वुड बी डिफिकल्ट, राइट? तो तब हम बोल सकते हैं एफर्टफुल. जैसे योर ट्रेनिंग विल बी एफर्टफुल. किसी ने बोला कि ओ वाओ नाउ हैव क्रैक द इंटरव्यू, अब तो मज़ा आएगा, अब मेरी जॉब लग जाएगी, बहुत अच्छा है, वो 1-2 महीने की ट्रेनिंग की तो है, देन आई एम गोइंग टू बी लाइक आई एम गुड टू गो एंड बिगिन माई जर्नी. तो किसी ने आपको एक्सप्लेन किया, मे बी वहाँ के HR ने आपको, दूसरे एम्प्लॉयज़ ने, कैंडिडेट्स ने, कि भाई इंटरव्यू क्रैक करना वॉज नॉट अ बिग थिंग, आपको ट्रेनिंग क्लियर करना पड़ेगा और ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, बहुत मेहनत लगती है, एंड अगर आप ट्रेनिंग क्लियर नहीं करते हो आपको वो लोग मना कर देते थे, रिजेक्ट यू. तो वो क्या होने वाली है, ट्रेनिंग बहुत एफर्टफुल होने वाली है. डिफिकल्ट है, पर किस टर्म्स में डिफिकल्ट है, बहुत एफर्ट्स लगेंगे. तो आप बोलोगे योर ट्रेनिंग विल बी एफर्टफुल, क्लियरिंग दिस एंट्रेंस वुड बी एफर्टफुल. ठीक है, यानी कि बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज एग्जैक्टिंग. एग्जैक्टली नहीं बोला है, ठीक है, इट्स एग्जैक्टिंग. यानी दिस मीन्स मेकिंग ग्रेट डिमांड्स ऑन वंस स्किल, अटेंशन और अदर रिसोर्सेज. यानी जो भी काम कर रहे हो इट्स गोइंग टू बी डिमांडिंग. अभी हमने थोड़े टाइम पहले वर्ड देखा था ना, हमने क्या देखा था, डिमांडिंग वर्ड देखा था. सिमिलरली यहाँ पे भी आप डिमांडिंग वर्ड को ही एक तरीके से ढूंढ सकते हो, एग्जैक्टली नहीं है. सो कभी भी कोई काम जिसमें बहुत डिमांड्स हैं, किसके, आपके स्किल्स के, यानी आप में बहुत स्किल्स होने चाहिए, आप में एबिलिटीज़ होनी चाहिए. देन अटेंशन, आपका बहुत फोकस चाहिए, आपका पूरा ध्यान चाहिए उसको काम को करने के लिए. एंड ऑल्सो उसमें बहुत रिसोर्सेस लगेंगे, आपका टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, यू हैव टू इन्वेस्ट कैपिटल, बहुत मनी चाहिए. ठीक है, तो इस तरीके से इफ़ देर आर लाइक वेरियस डिमांड्स टू कंप्लीट दैट वर्क, तो वो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, राइट? इट्स नॉट ईजी. तो तब हम बोल सकते हैं वो कैसा है, एग्जैक्टिंग है. फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी एन एग्जैक्टिंग टास्क. किसी ने बोला ओके कम ऑन, आई हैव डिसाइडेड वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस पर्टिकुलर बिजनेस, हम इसको करेंगे, हम स्टार्टअप पे काम करेंगे, हम इस तरीके से करने वाले हैं. एंड देन बोल तो दिया, प्लान भी हो गया, बट जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आई, दैट टाइम यू गाइज डिसाइडेड तो नहीं, दैट टाइम यू गाइज गॉट टू नो कि भाई ये काम कैसा है, बहुत एग्जैक्टिंग है, यानी इसमें हर एक चीज़ की बहुत डिमांड है. ठीक है, मेरे स्किल्स भी बहुत लगेंगे, मेरा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, मेरा एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट होने वाला है, पैसे लगेंगे, फिर भी सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ कुछ नहीं बोल सकते. सो दैट टाइम इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई ये काम वो है और डिफिकल्ट है, तब आप बोल सकते हो इट इज एग्जैक्टिंग. ठीक है, अच्छे से सुन लिया कैसे इसको पढ़ना है. इट्स एग्जैक्टिंग, नॉट एग्जैक्टली या एग्जैक्टिंग नहीं, इट्स एग्जैक्टिंग. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज formidable. Now what is formidable? It means if you describe something or someone as formidable, you mean that you feel slightly frightened by, because they are very great or impressive. और इसी के लिए एक बहुत बड़ा वर्ड होता है, that's intimidating. बहुत सुनते हैं, like it was quite intimidating for me, when I saw you it was very intimidating for me. but यहाँ हम वैसा बात नहीं कर रहे हैं. आपको इस तरीके से इसको समझना होगा, जैसे अगर कोई भी चीज़ आपने देखी या कोई भी टास्क आपको पता चला आपको करना है, तो आप जैसे ही आपने देखा कि ये टास्क जो है कुछ ऐसा है जो बड़ा आपको इम्प्रेस कर गया कि इसमें तो मतलब बहुत मेहनत लगेगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है किसी ने, या ये काम बहुत बढ़िया तरीके से होगा, और आप उससे डर जाते हो.
ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना जब आपको पता चलता है कि भाई किसी ने बोला कम यू हैव टू स्पीक ऑन द स्पॉट यू नो ऑन दिस टॉपिक, तो कुछ लोगों के लिए इट्स वेरी इजी, अच्छा बोलना ही तो है, आई वुड स्पीक ऑन द टॉपिक, अगर पता होगा टॉपिक के बारे में आई कैन वेरी इजीली स्पीक ऑन इट, बट कुछ लोग होते हैं जो डर जाते हैं उससे, राइट। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा टास्क इवन पर्सन के लिए इसको यूज़ किया जाता है जो दिखने जैसे आप उनको देखते हो, उनसे मिलते हो, आप थोड़ा फ्राइटेंड फील करते हो, स्कैर्ड फील करते हो, नॉट बिकॉज वो डरावने हैं दिखने में, नहीं, क्योंकि उनका काम जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डराने वाला है, आपको लगता है कि नहीं मतलब अब ये जो कुछ भी है वो मेरे लिए डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है, तो ओवरऑल आप उसको डिफिकल्ट बोल देते हो, बट एक्चुअली क्या है वो ऐसा काम था, वो इतना इंप्रेसिव था, इतना बड़ा काम था कि आपके लिए थोड़ा वो ऐसा हो गया कि स्कैरी हो गया, आपको थोड़ा डर लगने लगा, यू गॉट फ्राइटेंड बाय इट, तो वहाँ हम बोल देते हैं इट्स फॉर्मिडेबल। सो दिस इज अ फॉर्मिडेबल प्रॉब्लम। जैसे किसी ने बोला कि ऐसा ऐसा बात है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, नाउ टेल मी व्हाट टू डू विद इट, हाउ टू डील विद इट, एंड यू आर लाइक कि भाई ये प्रॉब्लम सुन के ही मुझे डर लग गया कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आई डोंट नो कि इसके साथ हम कैसे डील कर पाएंगे, इट्स वेरी इंटीमिडेटिंग, तो आप बोल सकते हो दिस इज अ फॉर्मिडेबल प्रॉब्लम। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज हैवी। हैवी मतलब भारी, वो वाला नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर, डिफिकल्ट में, ठीक है। तो जब भी कोई काम ऐसा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, तो वो काम डिफिकल्ट हो जाता है और उसको हम बोलते हैं वो हैवी है, ठीक है। सो अ वर्क दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ और एनर्जी वुड बी हैवी। वैसे भी कोई चीज़ अगर भारी है, हैवी है, तो आपको उसको उठाने में क्या करना पड़ेगा, मेहनत लगानी पड़ेगी, राइट, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। सिमिलरली कुछ ऐसे टास्क हो गए, कोई सिचुएशन हो गई जो कि आपके लिए डील करना है, उसको करना, उसको कंप्लीट करना, वॉज समथिंग जिसमें आपकी बहुत स्ट्रेंथ लग रही थी, मे बी फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, एनीथिंग, दैट टाइम आप बोल सकते हो कि भाई इट वॉज हैवी, ठीक है। सो द कंपनी हैज हायर्ड 3 more people फॉर द हैवी वर्क। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बहुत भारी काम है वजन के फॉर्म में, वेट के फॉर्म में, नहीं, यानी काम जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मेहनत लगने वाली है, बहुत लोगों की ज़रूरत है, इसीलिए उस काम को थोड़ा हल्का करने के लिए, बोझ को हल्का करने के लिए, थोड़ा मेहनत सबकी थोड़ी थोड़ी कम करने के लिए 3 लोगों को और हायर किया है कंपनी ने, ताकि ज़्यादा लोग होंगे तो सब मिल बांट के जल्दी काम कर लेंगे। तो आपने क्या बोला, इट वॉज अ हैवी वर्क एंड इट वॉज व्हाट, ऑब्वियसली इट विल बी डिफिकल्ट, तभी तो एफर्ट्स लग रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग इट्स अ डिफिकल्ट वर्ड, आप बोल सकते हो इट्स अ हैवी वर्क। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज हरक्यूलियन। ये वर्ड भी बहुत सुनने को मिलता है एंड मैनी पीपल नो इट, बट कुछ लोग होते हैं जो उसको सुनते हैं एंड दे आर लाइक कि पता नहीं क्या है, कुछ नाम वाम होगा, नहीं। हरक्यूलियन का मतलब होता है बहुत डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। सो रिक्वायरिंग ग्रेट स्ट्रेंथ और एफर्ट, अगेन सेम थिंग। तो जब किसी में बहुत स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही है, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे उस काम को करने के लिए, तो हम बोलते हैं इट्स एन हरक्यूलियन टास्क, ठीक है। तो हरक्यूलियन टास्क बहुत सुनाई देता है, ज़्यादातर आपको इसी तरीके से सुनाई देगा, मतलब जहाँ पे बहुत एफर्ट्स लगने वाले हैं और जहाँ बहुत स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है। जैसे सेंटेंस के फॉर्म में यूज़ करते हैं, इट वॉज अ हरक्यूलियन एफर्ट फॉर हिम टू लिफ्ट द हैवी बैग्स एंड क्लाइंब द स्टेयर्स। किसी ने बोला कि भाई क्या हुआ, थक क्यों गया, इट वॉज लाइक, तो आप एक्सप्लेन करो कि उसके लिए बहुत डिफिकल्ट काम था, क्योंकि उसको ये पूरा लगेज एक साथ उठाकर और फिर सीढ़ियाँ चढ़ के जाना था, क्योंकि उसका घर 5th फ्लोर पे है, लिफ्ट खराब है। तो इमेजिन कर सकते हो, राइट, कितने एफर्ट्स लगेंगे, कितनी स्ट्रेंथ लगेगी। तो क्या था, वो एक टफ डिफिकल्ट टास्क था। सो इट वॉज अ हरक्यूलियन टास्क फॉर हिम। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज इंट्रिकेट। अब इंट्रिकेट वर्ड जो है वो डिटेल्ड के लिए भी यूज़ होता है, जब ऐसे बोलते हैं कि बहुत आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद द इंट्रिकेट डिज़ाइन ऑन द बिल्डिंग, ऑन द फ्लोर, यानी कि बहुत डिटेल में, मतलब ऐसे कभी कभी ऐसे मॉन्यूमेंट्स देखने चले जाओ अगर आप, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, वहाँ पर छोटी छोटी जगह पे भी इतनी प्यारी प्यारी डिज़ाइंस बनी होती हैं, जो बहुत मेहनत लगती है, उसको बिल्कुल बारीकी वाली बोलते हैं ना, बारीकी से काम किया गया है, तब भी हम यूज़ करते हैं वर्ड इंट्रिकेट। बट अभी यहाँ पर डिफिकल्ट के टर्म्स में इस वर्ड को यूज़ करेंगे, कैसे, वेरी कॉम्प्लिकेटेड और डिटेल्ड, ठीक है। तो जब कोई काम बड़ी बारीकी से करना तो क्या होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा ना, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट होगा, ऐसे नहीं होगा इजीली कुछ भी कर दिया और वो बारीकी आ जाएगी, बिल्कुल नहीं। तो तभी हम यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को। सो ही डिस्क्राइब्ड एन इंट्रिकेट सिस्टम फॉर प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल सब डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट को कैसे सक्सेसफुल बनाना है, कैसे करना है, हमें चाहिए कि भाई हमारी कंपनी सक्सेसफुल हो जाए विद इन 6 months, तो फिर इसके लिए हमने ये प्रोजेक्ट प्लान किया है, ये प्रोसेस है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस या सिस्टम जो था वो ऐसा था, जो बड़ा इंट्रिकेट था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम समझाया उसने, बहुत डिफिकल्ट है, ईजी नहीं है, बड़ी बारीकी से ध्यान से उस काम को करना पड़ेगा। तो वहाँ पर ये बोलना कि ही डिस्क्राइब्ड अ वेरी डिफिकल्ट सिस्टम ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट, आप बोल सकते हो ही डिस्क्राइब्ड एन इंट्रिकेट सिस्टम, बिकॉज वो बहुत डिटेल्ड और बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। डन, ओके। नेक्स्ट वन इज नो पिकनिक।
अब अगर पिकनिक पे जाना है तो पिकनिक क्या डिफिकल्ट होती है? बिल्कुल नहीं भाई, बहुत मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं, बिल्कुल ऐसा प्लेजेंट सा टाइम होता है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ घूमना है, बैठना है, रिलैक्स करना है, चिल करना है। अगर मैं बोलूँ कि दिस वर्क इज़ नो पिकनिक, यानी वो पिकनिक नहीं है, यानी वो इतना ईजी, इतना प्लेजेंट नहीं है। तो नो पिकनिक का मतलब समथिंग दैट इज डिफिकल्ट, समथिंग दैट इज अनप्लेजेंट, ठीक है। सो इफ समथिंग इज नो पिकनिक, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट और हार्ड वर्क। मतलब ऐसा नहीं है कि केक वॉक है, केक वॉक मतलब बड़ा आसान, अब मैं केक रख दूँ उस पर वॉक करने को बोलूँ तो कितना मज़ा आएगा ना, मतलब ऐसी क्रीमी क्रीमी सी है, बिल्कुल बहुत स्मूथली आप वॉक करके चले जाओगे। सिमिलरली अगर कोई काम जो है वो ना केक वॉक है ना पिकनिक है, इसका मतलब बहुत हार्डवर्क लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत डिफिकल्ट होगा, तब भी आप यूज़ करते हो इसे। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग इन अ विलेज विथ नो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी वॉज नो पिकनिक। किसी ने बोला ओके वेरी डिड यू गो फॉर योर सर्वे, तो आपने बोल दिया वी वर लिविंग इन अ विलेज फॉर लाइक अ मंथ। तो किसी ने बोला वाओ विलेज लाइफ इज सो गुड, इट्स सो हैपनिंग, कोई पोल्यूशन नहीं, नथिंग, सो इट वुड बी वेरी ईजी फॉर यू, इट वुड नॉट बी वेरी टफ लाइक फॉर अस, हम बड़ी बड़ी सिटीज़ में गए थे। एंड देन यू आर एक्सप्लेनिंग देम कि वी वर लिविंग विदाउट वाटर, समटाइम्स देयर वाज नो वाटर, समटाइम्स देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो इट वॉज नॉट अ पिकनिक। सो इट वॉज नो पिकनिक का मतलब क्या हुआ कि इतना कोई ईजी नहीं था जैसे सुनाई दे रहा है, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बहुत हार्डवर्क लगता है, हर एक कंडीशन में वी हैव टू सर्वाइव हैप्पीली, तो तब आपने बोल दिया इट वॉज नो पिकनिक। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज नॉट ईजी थिंग, बड़ा आसान है, सीधे सीधे समझ आ रहा है। तो नॉट ईजी थिंग कंप्लीटली एक साथ यूज होता है ये बताने के लिए कि कोई टास्क ईजी नहीं है जैसा कि आपको लग रहा है, इट्स वेरी टफ। सो समथिंग दैट इज नॉट ईजी टू डू और बेयर, यानी कि ना तो करने में आसान है और ना ही उसको झेलना आसान है, तब हम बोलते हैं इट्स नॉट एन ईजी थिंग। फॉर एग्जाम्पल, गेटिंग एन अपॉइंटमेंट ऑफ द CEO व्हाट नॉट ईजी थिंग। जैसे कि अगर किसी कंपनी में कोई पर्सन होता है हु हैज टू लाइक फिक्स द अपॉइंटमेंट्स, तो किसी ने फिक्स कर ली भाई CEO के साथ अपॉइंटमेंट एंड द पीपल वर लाइक ओ वाओ दिस वाज सच अ इजी जॉब, तुम्हारे बड़ा आसान होगा ना अपॉइंटमेंट फिक्स करना विद द CEO। तो एंड यू विल बी लाइक it was not at all easy, it took me like 4 days and a lot of efforts, every time I was trying his number, and that's why getting an appointment of the CEO was not easy thing, यानी कि वो difficult था, ठीक है। नॉट ईजी मतलब व्हाट, इट इज डिफिकल्ट। सो आप वहाँ पे भी यूज कर सकते हो कि अगर आप ऐसे बोल रहे हो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, तो कोई आपने कुछ ऐसा अलग नहीं बोला, इट वॉज नॉट लाइक अ वेरी नाइस इंग्लिश, बट अगर आप थोड़ा अलग साउंड करना चाहते हो तो आप बोल सकते हो कम ऑन इट वॉज नॉट एन ईजी थिंग, ठीक है। और ईजी भी है, आसान है बहुत इसको यूज करना, सो यू कैन गो फॉर दिस, ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट इज ओपरस। Operous means characterized by effort to the point of exhaustion, especially physical effort. तो ये उन डिफिकल्ट टास्क के लिए यूज होता है जहां फिजिकली आपकी बड़ी स्ट्रेंथ लग रही है, एफर्ट लग रहा है, ठीक है। सो मैनी पुअर चिल्ड्रन डू द ओपरस टास्क ऑफ क्लीनिंग अ लार्ज हाउस और बिल्डिंग ऑन देयर ओन। चाइल्ड लेबर वेरी बिग प्रॉब्लम, राइट। कई बार हम देखते हैं दैट देयर आर स्मॉल चिल्ड्रन जिनको पूरा काम दे दिया जाता है कि पूरा ऑफिस उनको क्लीन करना है अपने आप से, देन उनको बहुत सारी गाड़ियाँ दे दी जाती हैं जहाँ पे कार क्लीनिंग पे वो काम कर रहे होते हैं। देन इफ़ दे आर लाइक अपॉइंटेड फॉर वर्किंग इन एनी होटल, दे आर आस्क्ड टू क्लीन एवरीथिंग, ठीक है। तो अगर एक छोटे बच्चे के लिए टू क्लीन कंप्लीट अ बिल्डिंग क्या होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत लगेगी, राइट, एंड द पर्सन इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट एग्जॉस्टेड। तो तब आप यूज कर सकते हो भाई वो टास्क कैसा था, इट वॉज ओपरस टास्क बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल एफर्ट्स इन्वॉल्व थे, एंड इट वॉज अल्टीमेटली लीडिंग टू गेटिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज स्टिफ। स्टिफ का मतलब होता है मतलब बिल्कुल कड़क, बिल्कुल कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फिट होती तब भी हम बोलते इट वॉज वेरी स्टिफ। बट प्रॉब्लम्स के लिए भी, डिफ़िकल्टीज़ के लिए भी वर्ड स्टिफ का यूज़ किया जाता है, डिफ़िकल्ट और सीवियर। अब स्टिफ मतलब बिल्कुल झेल ले, कोई भी एफर्ट हिले ना। तो जब डिफ़िकल्ट टाइम है जो कि हट ही नहीं रहा, बिल्कुल आप डील कर रहे हो उसके साथ बिकॉज इट्स डिफ़िकल्ट, तो वो तो टस से मस होगा नहीं, बट यू आर गोइंग टू पुट ऑन योर ऑल योर एफर्ट्स। तो तब हम बोल सकते हैं कि कोई काम जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हो, बहुत सीवियर हो, बहुत ज़्यादा ही क्या बोलें, बहुत एक्सट्रीम एफर्ट्स लगने वाले हैं उस काम को करने में, देन यू कैन गो फॉर द वर्ड स्टिफ। जैसे देयर वॉज अ स्टिफ कॉम्पिटिशन फॉर द बेस्ट स्टूडेंट। अब आपको बड़े आसान से समझ आएगा बिकॉज स्टिफ कॉम्पिटिशन हम बहुत सुनते हैं, ठीक है। टफ कॉम्पिटिशन तो सुनते ही हैं, बहुत ही आसान है। इसी तरीके से स्टिफ कॉम्पिटिशन का मतलब बहुत डिफिकल्ट, बहुत सीवियर, मतलब कांटे की टक्कर वाला जो होता है ना, उस तरीके का अगर कॉम्पिटिशन है, उस तरीके का अगर कोई टास्क है जो कि रिजल्ट्स डिसाइड करने वाला है, दैट टाइम इंस्टेड ऑफ सेइंग इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड हु इज गोइंग टू विन, आप बोल सकते हो देयर इज अ स्टिफ कॉम्पिटिशन। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज टॉयलसम।
टॉयलसम मीन्स इन्वॉल्विंग हार्ड और टीडियस वर्क, यानी जिसमें बहुत मेहनत लगे, बहुत हार्ड वर्क लगे, तब हम बोलते हैं इट्स toilsome. For example, he told about the long toilsome months when he had worked to perfect his presentation making skills. किसी ने बोला wow what a lovely presentation you make, कैसे आपकी इतनी अच्छी skills हैं you know presentation बनाने की, कैसे आप इतने अच्छे से बोल लेते हो सबके सामने, आपको stage fear क्यों नहीं होता है। तो भाई वो person बोलता है कि मैंने बहुत मेहनत की है, I have had hard days, जब मैं दिन रात मेहनत करता था, so that I can be you know best or I can perfect my और improve my presentation skills। तो वो क्या था भाई, he told about the long toilsome months। तो toilsome months यानी जब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत you know स्ट्रेंथ लगी थी उस पर्सन की, बहुत टाइम इन्वॉल्व हुआ था, मेंटल स्ट्रेंथ इन्वॉल्व हुई थी, तब जाके वो यहाँ तक पहुँचा है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि उसके डिफिकल्ट मंथ्स उसने डिस्क्राइब किए, यू कैन से toilsome months। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज ट्राइंग, ठीक है, ट्राई करने वाला नहीं, एक और होता है ट्राइंग जो कि डिफिकल्ट के लिए यूज होता है। सो डिफिकल्ट और अनोइंग, हार्ड टू इंड्योर, कुछ ऐसा जो इतना डिफिकल्ट है कि आप अनॉय हो जाओ, बहुत यू नो टफ है उसके साथ डील करना, उसको झेल लेना, तब हम वर्ड यूज करते हैं ट्राइंग। सो इट हैड बीन अ वेरी ट्राइंग डे, कैसा डे था भाई, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, बहुत ज़्यादा अनोइंग था, बहुत मेहनत लगी, बहुत सर दुख गया, ऐसा दिन था। सो इट वॉज अ ट्राइंग डे। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज अप हिल। अप हिल का मतलब ऊपर बिल्कुल चढ़ान चढ़ रहे हो तब की बात कर रहे हो, राइट। बट यहाँ पर डिफिकल्ट के टर्म्स में मीनिंग क्या है, रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट, क्योंकि अगर आपको यू नो बिल्कुल क्लाइंब करना है, यू हैव टू गो लाइक जो टॉप ऑफ द हिल है वहाँ तक पहुँचना है, तो कितना मेहनत लगेगा ना वहाँ तक। सो समथिंग जिसमें बहुत मेहनत लगे, बहुत एफर्ट्स लगे, बिकॉज वो डिफिकल्ट है, तो हम उसके लिए भी वर्ड यूज़ कर लेते हैं अप हिल। कैसे, It's an uphill struggle to crack this exam, but I will give my best। भाई कैसा स्ट्रगल है, uphill स्ट्रगल है, यानी बहुत एफर्ट्स लगाने वाला स्ट्रगल है, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत डिफिकल्टीज होंगी, तब जाके यू नो आई वुड बी एबल टू क्रैक द एग्जाम। बट कोई बात नहीं, आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट। भाई सोच लिया, छान लिया, तो करके दिखाएंगे। सो यू नो कि इट इज़ वॉट, अ डिफिकल्ट टाइम, डिफिकल्ट टास्क और अ डिफिकल्ट स्ट्रगल, तो आप बोल सकते हो अप हिल। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज grueling। Grueling also is an synonym of difficult, ठीक है। So extremely tiring and demanding। अब कोई काम जो बहुत ज़्यादा थका दे, मतलब बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाए इंसान मेंटली एंड फिजिकली, और बहुत डिमांडिंग हो, बहुत मेहनत लग रही है उसमें, तब आप वर्ड यूज कर सकते हो grueling। फॉर एग्जाम्पल, हर डॉटर वॉज वेरी अनॉयड आफ्टर हर grueling schedule over the past वीक। तो किसी ने पूछा व्हाट हैपेंड, व्हाई शी सो अनॉयड, इतनी इरिटेटेड क्यों है वो, क्यों इतनी ज़्यादा यू नो थक गई है, व्हाट हैपेंड, व्हाट डिड शी डू। तो आप बोल सकते हो कि उसका जो स्केड्यूल था इट वॉज grueling, यानी वेरी डिमांडिंग स्केड्यूल, इट वॉज वेरी टाइट स्केड्यूल इट वॉज, बिकॉज उसके पास एक भी दिन की छुट्टी नहीं थी और डेली उसको 15-15 आवर्स काम करना पड़ रहा था। सो दैट्स वाई शी इज़ लाइक टोटली अनॉयड, टायर्ड, एग्जॉस्टेड। तो क्या था भाई, स्केड्यूल इट वॉज grueling, it was very difficult schedule। clear, all right। नेक्स्ट इज हेलिश। हेलिश का वर्ड होता है समथिंग रिलेटेड टू हेल, ठीक है, बट वो मीनिंग नहीं देखना है यहाँ पर। यहाँ डिफिकल्टी के टर्म्स में हम देखेंगे एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट, यानी समथिंग दैट इज वेरी अनप्लेजेंट, बिल्कुल भी खुशी ना दे, और वो डिफिकल्ट था इस वजह से, ठीक है। तो कुछ ऐसा जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा करने में और बहुत मेहनत भी लग रही है उसमें, दैट इज व्हाट, इट्स हेलिश। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज अ हेलिश वीक फॉर हिम। कैसा वीक था, हेलिश वीक था, बिकॉज इट वॉज वेरी अनप्लेजेंट, वेरी डिफिकल्ट, बहुत मेहनत लगी, कुछ काम सही से नहीं हो रहा था। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग इट वॉज अ डिफिकल्ट वीक फॉर हिम, आप बोल सकते हो इट वॉज अ हेलिश वीक फॉर हिम। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज अ नॉटी, नॉट NAUGHTY वाला नॉटी, इट इज KNOTTY वाला नॉटी, ठीक है। सो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स, कोई चीज़ यू नो बहुत ज़्यादा उलझी हुई है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ, तब हम बोलते हैं वर्ड नॉटी। सो द न्यू एम्प्लॉयज फेस्ड सम नॉटी प्रॉब्लम्स। कैसे प्रॉब्लम्स, नॉटी वाले प्रॉब्लम्स। सुनने में ऐसा लग रहा है कि मतलब वही वाला नॉटी सुनाई दे रहा है, बट नहीं। यहाँ पर जब हम ये बात करें तो नॉट से याद रख सकते हो, जो हम गांठ बांधते हैं ना, दैट इज व्हाट अ नॉट, ठीक है। तो क्या बोला हुआ है, द न्यू एम्प्लॉयज फेस्ड सम नॉटी प्रॉब्लम्स, यानी कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, कॉम्प्लेक्स थे, इस वजह से क्या हुआ कि वो यू नो काम नहीं कर पा रहे थे। सो कैसी प्रॉब्लम्स थी, दे वर वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी डिफिकल्ट। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रूस।
एब्स्ट्रूज मीन्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जरूरी थोड़ी करने में ही डिफिकल्टी हो, कुछ ऐसी चीजें होती है जो आसानी से समझ नहीं आती, ठीक है, उसको समझने में बहुत डिफिकल्टी आती है, तब हम बोल सकते हैं इट इज एब्स्ट्रूज, ठीक है। सो द लेक्चर ऑफ द गेस्ट वाज सो एब्स्ट्रूज दैट स्टूडेंट्स वर कंफ्यूज, इट शुड बी स्टूडेंट्स, ठीक है, वर कंफ्यूज, वर आता है हमेशा प्लूरल के साथ। तो क्या लिखा है यहाँ पर कि लेक्चर कैसा था, जो भी गेस्ट आए थे उनका लेक्चर ऐसा था जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, क्या बोला कुछ समझ ही नहीं आया, मतलब बहुत डिफिकल्ट था समझने में कि वो क्या बताना चाह रहे थे। सो इट वॉज व्हाट, इट वॉज एब्स्ट्रूज, और इस वजह से स्टूडेंट्स वर कंफ्यूज, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली इट वॉज अ कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर। डन, ऑलराइट, दैट्स एक्सक्यूज मी। अब एक्सक्यूज मी का मतलब क्या होता है, जब हमको कहीं जाना होता है, सामने वाला खड़ा है, हमको स्पेस चाहिए, तभी हम बोलते हैं एक्सक्यूज मी, राइट। बट सॉरी बोलने के लिए भी एक्सक्यूज मी का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सक्यूज मी का मतलब क्या है कि मुझे थोड़ी जगह दे दीजिए या मुझे माफ कर दीजिए, एक्सक्यूज कर दीजिए, राइट। So used for saying I'm sorry to interrupt you. Also used to say you are sorry for having done something, especially unintentionally, that might be annoying to other people. कब यूज करोगे एक्सक्यूज मी को सॉरी बोलने के लिए, जब आपको सॉरी बोलना है कि आपने कभी किसी को रोका, ठीक है, एंड यू विल बी लाइक कोई बात कर रहा है और आप बोलोगे एक्सक्यूज मी बट आई वांट टू से दिस, ठीक है, मतलब सॉरी मुझे माफ कर दीजिएगा बट मुझे लगता है मुझे बात अभी कहनी चाहिए। तो अगर आप किसी को इंटरप्ट कर रहे हो, किसी को बीच में रोक रहे हो, बात काट रहे हो किसी की, तब भी आप एक्सक्यूज मी बोलते हो। नंबर 2, अगर आप सॉरी बोलना चाहते हो क्योंकि आपने कोई गलती गलत किया है, फॉर एग्जाम्पल आपसे कुछ गलती हो गई, तो आप ये बोलना चाहोगे काइंडली एक्सक्यूज मी, ठीक है, या फिर एक्सक्यूज मी, इसका मतलब क्या हुआ कि आप बोल रहे हो कि मुझे माफ कर दो। थर्ड थिंग इज स्पेशली अनइंटेंशनली, जब आप गलती से कोई मिस्टेक कर रहे हो ना, जब आपने जानबूझ के इंटेंशनली नहीं किया कुछ, तब भी आप सॉरी बोलेंगे इफ यू हैव डन समथिंग अनइंटेंशनली, और यूज करोगे एक्सक्यूज मी। एंड फाइनली वन मोर थिंग, अगर आपने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से सामने वाला चिढ़ गया, अनॉय हो गया, इरिटेट हो गया, तब भी जैसे आप कुछ बोले जा रहे हो, आपने मजाक कर दिया, सामने वाला अनॉय हो गया, आपको नहीं पता था सामने वाले को बुरा लगेगा, तो यू कैन बी लाइक ओ माई गॉड एक्सक्यूज मी, ठीक है, यानी आई एम सो सॉरी। सो यस, दिस इज वन मोर वर्ड। ऑब्वियसली हम इन दोनों वर्ड्स को यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ हमें कहीं जाना होता है, हमें स्पेस चाहिए तो हम बोल देते हैं एक्सक्यूज मी, तो फिर हम चले जाते हैं, बट सॉरी बोलने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। डन, बट डिपेंड्स ऑन द टोन, इट शुड नॉट बी लाइक एक्सक्यूज मी। इसका मतलब होता है आप किसी को बोल रहे हो कि सॉरी तुमने क्या बोला रिपीट करो, वो अलग है। अगर आप कहीं से जा रहे हो, आपको जगह चाहिए, तो आप ऐसे बोलते हो एक्सक्यूज मी और चले आते हो, बट आपको सॉरी बोलना है और एक्सक्यूज मी का यूज करना है, तो यू कैन बी लाइक एक्सक्यूज मी, ठीक है, यानी आई एम सो सॉरी, ऑलराइट। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो एक्सक्यूज काइंडली एक्सक्यूज मी, आई नेवर मेंट इट। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज आई एम एवर सो सॉरी। अब ये बहुत कम लोग होंगे आप में से जिन्होंने सुना होगा, बट येस दिस इज वन मोर नाइस वे टू अपोलोजाइज, टू से सॉरी। सो एवर का मतलब क्या होता है, वेरी, ठीक है, एवर सो मीन्स वेरी, तो यहाँ पर एवर सो की जगह आप रख दोगे वेरी, तो क्या बन जाएगा, आई एम वेरी सॉरी। यानी अगर आप बोलना चाहते हो किसी को मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे बहुत माफ़ी मांग रहे हो बहुत ज़्यादा, तब आप यूज़ करोगे आई एम एवर सो सॉरी, यानी आई एम वेरी सॉरी। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम वेरी सॉरी, आप बहुत अच्छे से इसे बोल सकते हो, इट इज यूज्ड टू टेल द स्पीकर इज वेरी सॉरी फॉर व्हाट हैज हैपेंड और व्हाट दे डिड टू समवन एल्स। सो आई एम एवर सो सॉरी का मतलब आई एम वेरी सॉरी, जिसका मतलब जो भी स्पीकर है जो सॉरी बोल रहा है उसको बहुत बुरा लगा है और वो अपोलोजाइज करना चाहता है फॉर वट एवर दैट पर्सन डिड। डन, ऑलराइट। देन नेक्स्ट वन इज हाउ स्टूपिड, या फिर हाउ केयरलेस, या फिर हाउ थॉटलेस ऑफ मी। अब ये आप यूज करोगे जब आप अपने फ्रेंड्स में इनफॉर्मली सॉरी बोलना चाहते हो और आपको लगता है व्हेन यू क्रिटिसाइज योरसेल्फ एंड द मिस्टेक दैट यू हैव मेड, यानी आपने जो गलती करी तो आपको विश्वास ही नहीं हो रहा कि हैं ये गलती मैं भी कर सकता हूँ। तो जब आप अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हो या आपने जो गलती करी उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो कि मतलब ये भी मैं कर सकता था, इतनी अजीब सी गलती, तो आपको क्या लगता है, दिस इज काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट हाउ स्टूपिड यू वर। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो हाउ स्टूपिड आई वॉज, या फिर हाउ केयरलेस ऑफ मी, हाउ थॉटलेस ऑफ मी, कि मैंने जो है सोचा भी नहीं और मैंने ये बोल दिया या मैंने इस तरीके से स्टेप ले लिया, दिस शोज दैट मुझे सोच समझ के लेना चाहिए था स्टेप बट मैंने वैसे नहीं किया। सो दिस इज वन मोर वे जो आप यूज कर सकते हो सॉरी बोलने के लिए। क्लियर? नाउ दिस इज समथिंग जो आप ऑब्वियसली यूज नहीं करोगे फॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में, क्योंकि यहाँ पे सॉरी की फील फिर डायरेक्ट नहीं आ रही है, राइट?
और थोड़ा पोलाइट भी नहीं लग रहा है, बट अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो और आपने कुछ ऐसा गलत करा, आपके फ्रेंड समझा रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो, ये गलती है, और फिर आपको लगता है कि राइट मतलब मैंने बहुत स्टूपिड मिस्टेक कर दी है, देन यू कैन बी लाइक ओ माई गॉड हाउ स्टूपिड ऑफ मी, हाउ केयरलेस ऑफ मी, हाउ थॉटलेस ऑफ मी, यानी मैंने सोचा भी नहीं हो, मैंने ये स्टेप कर लिया, सो आई एम लाइक क्रिटिसाइजिंग माई सेल्फ, एंड देन आप ऐड कर सकते हो माई गॉड आई एम सो सॉरी गाइज, आई थिंक आई वॉज स्टूपिड इन दिस, या हाउ स्टूपिड ऑफ मी। डन। तो फॉर्मली नहीं करोगे, अगेन बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल वेज में ही इसको यूज करोगे टू से सॉरी। डन। ऑलराइट, नेक्स्ट इज आई अपोलोजाइज। अब हमें पता है कि सॉरी बोलना मतलब अपोलोजाइज करना, राइट? तो अगर आप आई एम सॉरी बोलना चाहते हो, इससे बेहतर होगा कि आप कुछ नया वर्ड यूज़ करो जो कि और अच्छा साउंड करता है, बहुत फॉर्मल साउंड करता है, दैट इज आई अपोलोजाइज। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपके ऑफिस में आपसे गलती हो गई, आप बॉस को सॉरी बोलना चाहते हो, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम सॉरी यू कैन बी लाइक आई अपोलोजाइज सर, ठीक है? या फिर आप अपने टीचर को सॉरी बोलना चाहते हो, आई अपोलोजाइज, प्रिंसिपल को आई अपोलोजाइज। तो जब भी आपको फॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में सॉरी बोलना है, यू शुड गो फॉर आई अपोलोजाइज इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम सॉरी। और ऑब्वियसली फॉर्मल में यूज कर सकते हो, तो इनफॉर्मल में तो डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हो। सो यूज टू से दैट यू आर सॉरी फॉर समथिंग दैट यू हैव डन। तो बस आई एम सॉरी को रिप्लेस कर देता है कंप्लीटली आई अपोलोजाइज। डन। ऑलराइट, नेक्स्ट इज आई वुड like to apologize for my mistake। अभी I apologize का मीनिंग क्लियर है, तो मीनिंग यहाँ पे वही सेम रहने वाला है, इसलिए मैंने उसको वापस नहीं लिखा, बट आप कैसे और थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो I apologize को। तो you can say I would like to, पोलाइट साउंड करता है, apologize for my mistake। भाई मैं अपनी गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, तो I would like to apologize, ठीक है? सो इंस्टेड ऑफ जस्ट saying I am sorry, आप बोल सकते हो I apologize, या फिर आपने कोई गलती की है, आप बोलना चाह रहे हो कि I am sorry for this mistake, आप बोल सकते हो I would like to apologize for my mistake। Done। Next is I hope you can forgive me। फॉरगिव मतलब माफ़ करना, ठीक है? तो जब आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ ऐसी गलती करी है जो सामने वाला आपको शायद माफ़ ना करे, दैट ब्लंडर मिस्टेक यू हैव कमिटेड, तब आप बोल सकते हो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे, यू वुड फॉरगिव मी। सो दिस इज यूज्ड व्हेन यू हैव डन समथिंग एक्सट्रीमली रॉन्ग एंड रिक्वेस्ट द पर्सन टू फॉरगिव यू। तो आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है और आप सामने वाले को बोलना चाहते हो कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तब इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम सॉरी आप बोल सकते हो आई होप यू कैन फॉरगिव मी, यानी मेरी मिस्टेक्स मुझे पता है बहुत बड़ी हैं, बट फिर भी मैं कहीं ना कहीं होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे। तो ये आप यूज़ करोगे तब जब आपने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, आपको उम्मीद नहीं है सामने वाला लेट गो कर देगा या फिर आपको माफ़ कर देगा, देन यू कैन गो फॉर दिस लाइन। डन। ऑल राइट, नेक्स्ट इज आई ओ यू एंड अपॉलजी। ओ यू मतलब बनती है, मेरा सॉरी बोलना बनता है, माफ़ी मांगना बनता है, ठीक है? सो दिस मीन्स आई थिंक आई शुड अपोलोजाइज टू यू। तो आई ओ यू एन अपॉलजी का मतलब कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें बिल्कुल सॉरी बोलना चाहिए। यू से दिस व्हेन यू रियलाइज दैट यू डिड समथिंग रॉन्ग एंड यू वांट टू से दैट यू आर सॉरी। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कुछ बोला नहीं आपको कि तुमने गलती करी है एंड ऑल, बट आपको रियलाइज हुआ कि आपने गलती की है। तो जब आप अपने रियलाइज कर चुके हो दैट यू हैव डन अ मिस्टेक और आपको सॉरी बोलना चाहिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम सॉरी आप बोल सकते हो आई ओ यू एन अपॉलजी। इसका मतलब आपको लगता है कि सच में आपको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, यहाँ पे माफ़ी मांगना आपका बनता ही है। सो व्हेन यू थिंक, व्हेन यू रियलाइज यू हैव मेड अ मिस्टेक, तब आप बोल सकते हो आई ओ यू एन अपॉलजी। डन। ऑल राइट, नेक्स्ट इज आई सिंसियरली अपोलोजाइज। अब आप आई अपोलोजाइज यूज करो, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज यूज करो फॉर माई मिस्टेक, या फिर और पोलाइट यूज करना चाहते हो, यू कैन गो फॉर आई सिंसियरली अपोलोजाइज। सो इट मीन्स आई ऑफर यू माई मोस्ट ऑनेस्ट एंड जेन्युइन अपॉलजीज। अब सिंसियर का मतलब क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट और जेन्युइन हो, रियल हो, राइट? हम बोलते हैं ना तभी ये पर्सन सिंसियर है, यानी सीरियस है, अपना काम बिल्कुल जेन्युइनली जेन्युइनली करता है अच्छे से, एंड ऑल्सो बहुत ऑनेस्टली करता है। तो अगर आप ये बोलना चाहते हो सामने वाले को कि आप बहुत ऑनेस्टली, ईमानदारी से माफ़ी मांग रहे हो, दैट टाइम यू कैन से आई सिंसियरली अपॉलोजाइज। डन। ऑल राइट, नेक्स्ट इज I wanted to tell you I am
सॉरी। मैं आपको बोलना चाहता था कि मुझसे गलती हो गई है, आई एम सॉरी। फॉर एग्जाम्पल, कब यूज़ करोगे, मीनिंग तो क्लियर ही है, बिल्कुल बहुत सही तरीके से समझ आ रहा है, बट ये लाइन आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सब बातचीत हो रही है एंड बहुत गलती हो गई एंड देन एवरीथिंग जस्ट सेटल्ड, देन आप वापस जाते हो सामने वाले पर्सन के पास एंड द पर्सन इज लाइक क्या हुआ, नाउ व्हाट, तो आप बोल सकते हो आई वांटेड टू टेल यू सॉरी, या फिर आई वांटेड टू टेल दैट आई एम सॉरी। तो यहाँ पर आप तब यूज़ करोगे इस चीज़ को जब सब कुछ शांत हो गया है एंड देन अगेन आप जाते हो एंड आपको लगता है कि मतलब मैं इसीलिए आया हूँ कि मुझे लगता है मुझे आपको सॉरी बोलना है। दिस ऑल्सो यू कैन यूज़ वेन्स आप कभी भी मॉम के साथ आपकी फाइट हो जाती है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है एंड देन आपको रियलाइज होता है कि नहीं, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। यू शुड नेवर डू दैट विथ योर मॉम और फादर। दैट टाइम यू कैन जस्ट गो एंड टेल देम आई वांट टू टेल यू दैट आई एम सॉरी। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज आई वॉज रॉन्ग अबाउट दैट। इसका मतलब क्या हुआ? यूज टू टेल समवन दैट यू वर नॉट राइट इन वॉट यू थॉट और बिलीव्ड अबाउट समवन और समथिंग। जैसे किसी ने कोई कोई भी चीज़ के बारे में या किसी पर्सन के बारे में डिस्कशन चल रहा है एंड आपने जो कुछ भी बोला, आपको बाद में समझ आया कि नहीं, मैंने जो भी बोला था वो सब गलत था, लाइक मेरे से मिस्टेक हो गई है, तो आप इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आई एम सॉरी वट एवर आई सेड इट वॉज टोटली रॉन्ग, इससे अच्छा आपके पास एक पूरी लाइन है जिसमें सॉरी भी समझ आ जाएगा और ये भी समझ आ जाएगा कि आप बोलना चाह रहे हो कि आपने जो कुछ भी कहा सोचा था सब गलत था सामने वाले के लिए या किसी चीज़ के लिए। सो आई वॉज रॉन्ग अबाउट दैट। चाहो तो इसमें सॉरी भी ऐड कर सकते हो, नो वरीज। आप अपोलोजाइज भी ऐड कर सकते हो। कैसे? यू कैन बी लाइक आई वॉज रॉन्ग अबाउट दैट सो आई काइंडली अपोलोजाइज, या फिर I apologize for the mistake because I think I was wrong about that। तो ये भी बोल सकते हो या सीधे सीधे भी बोलोगे I was wrong about that। इसका मतलब आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपने जो कुछ भी बोला वो सब गलत था, it was not right। Done? All right। Next is I would like to apologize for how I reacted that day। अब ये कब यूज करोगे आप सॉरी बोलने की जगह? जब आप किसी बहुत पुराने दिन की गलती के बारे में आप डिस्कशन कर रहे हो। जैसे आपने एक हफ्ते पहले कुछ ऐसा बोल दिया था जो आपको लगता है गलत था, आपको अपने फ्रेंड को नहीं बोलना चाहिए था। एक हफ्ते पहले आपके ब्रदर या सिस्टर के साथ आपकी लड़ाई हो गई थी, आपको लगता है कि नहीं, उस दिन जैसे मैंने रिएक्ट किया, मैंने जैसे बोला वो गलत था। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम सॉरी, आप बोल सकते हो आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर हाउ आई रिएक्टेड दैट डे। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, आप बोल सकते हो सीधे सीधे आई अपोलोजाइज या आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज। कब के लिए? उस दिन के लिए, क्या किया आपने, ऐसे रिएक्ट किया। तो आप सिर्फ सॉरी बोलोगे तो पूरा मीनिंग नहीं कन्वे होगा, इसको और एलैबोरेटेड वे में आप यूज कर सकते हो, जिसे हम यूज करेंगे आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर हाउ आई रिएक्टेड दैट डे। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज आई एम सो सॉरी, या फिर आई एम वेरी सॉरी, आई एम टेरिबली सॉरी। अब आप सिर्फ सॉरी बोलने की जगह सॉरी को ही यूज कर थोड़े ग्रुप ऑफ वर्ड्स डालकर और ज़्यादा अच्छा फ्रेज का या फिर एक अच्छे सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम सॉरी, आप बोल सकते हो आई एम सो सॉरी। बिकॉज नॉर्मली सॉरी या आई एम सॉरी में इतना ज़्यादा डीप मीनिंग कन्वे नहीं होता है, बट जब आप बोल रहे हो आई एम सो सॉरी, इसका मतलब मैं बहुत 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 ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सिमिलरली सो की जगह कर दोगे वेरी, आई एम वेरी सॉरी, यानी मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, सब बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहता हूँ। या आई एम टेरिबली सॉरी, बहुत बुरी तरीके से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, इसका मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम सॉरी या सिर्फ सॉरी, आप इसमें ऐड कर सकते हो आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम टेरिबली सॉरी। डन? तो थोड़ा इजी वर्जन था, ये भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज माई अपॉलजीज या फिर माई अपॉलजी। आई अपोलोजाइज, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, ये सब तो पढ़ ही लिया। बट जब हम बोलते हैं सिर्फ सॉरी, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऑब्वियसली अपोलोजाइज कर रहे हैं। सो व्हेन यू वांट टू सेंड लाइक बहुत सारे सॉरीज या बहुत सॉरी बोलना चाहते हो, तो आप बोल सकते हो माई अपॉलजीज या फिर बोल सकते हो माई अपॉलजी। अब कब किसको यूज करना है, लेट्स डिस्कस दैट। If you are looking for another way to say I am sorry, then use my apologies। अगर आप कभी उस वक्त बोलते हो I am sorry, जब भी बोलना चाहते हो, तब आप my apologies का यूज कर सकते हो। If you are referencing a past apology, the phrase to use is my apology। ठीक है, समझे? उस वक्त जब आपने करंटली कोई गलती करी है, आप क्या बोलोगे, I am sorry, उस वक्त आप बोल सकते हो my apologies।
बट अगर आप कोई बहुत पुरानी बात को रेफर करके बोलोगे तो ऐसे बोलोगे ना, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट डे, तो आप बोल सकते हो माई अपॉलजी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नॉट मेक इट टू द इवेंट, प्लीज सेंड द होस्ट माई अपॉलजीज। क्योंकि अभी इवेंट हो रहा है या होने वाला है, राइट? तो आप उसके लिए क्या बोलोगे? आई एम सो सॉरी, आई कैन नॉट अटेंड द इवेंट, राइट? तो आप क्या बोल सकते हो? माई अपॉलजीज। बट वहीं अगर आप पुरानी की बात कर रहे हो, जैसे दे डिड नॉट एक्सेप्ट माई अपॉलजी, उस वक्त जो मैंने सॉरी बोला था उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो पुरानी की बात हो रही है, तो माई अपॉलजी। सो येस, माई अपॉलजीज आप उसी वक्त यूज करोगे जब आई एम सॉरी बोलना है आपको। और अगर आप पास्ट इवेंट को रेफर कर रहे हो देन यू कैन यूज व्हाट? माई अपॉलजी, यानी आपने पास्ट में जो सॉरी बोला था उस सॉरी को बताने के लिए अपॉलजी का यूज करेंगे। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज माई फॉल्ट। माई फॉल्ट का मतलब, फॉल्ट मतलब गलती, ठीक है? तो जब आपको एक्सेप्ट करना होता है कि आपने गलती की है तभी तो आप सॉरी बोलते हो। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम सॉरी, अगर आप इतना बोल देते हो माई फॉल्ट, यानी मेरी गलती है, ठीक है? तो दैट ऑल्सो इज समवेयर कि आप रियलाइज कर रहे हो अपनी गलती को। सो व्हेन यू एक्सीडेंटली डू समथिंग रॉन्ग एंड देन अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक, यू कैन यूज माई फॉल्ट, ठीक है? तो आपने एक्सीडेंटली, गलती से, अनइंटेंशनली कुछ गलती कर दी, ठीक है, और आपको उस वक्त सॉरी बोलना है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम सॉरी एट दैट मोमेंट आप बोल सकते हो माई फॉल्ट, यानी ये मेरी गलती है, ठीक है? इसके आगे आपको जो बोलना है बोल सकते हो माई फॉल्ट, लेट मी लाइक टेक केयर ऑफ इट, लेट मी क्लियर इट, माई फॉल्ट, आई रियली नेवर वॉन्टेड टू डू इट इंटेंशनली, ऐसा करके आप बोल सकते हो। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज माई मिस्टेक। अब माई फॉल्ट बोलो या उसके सिनोनिम डाल दो, एक ही बात है, तो आप माई फॉल्ट की जगह माई मिस्टेक का भी यूज कर सकते हो, ये बताने के लिए कि हाँ ये मेरी गलती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बोला कि आज राहुल का बर्थडे है क्या, सो रोहन कैन बी लाइक आज राहुल का बर्थडे नहीं है, राहुल का बर्थडे तो नेक्स्ट मंथ है। तो आपने बोला कि पर मुझे तो रोहित ने या किसी और का नाम लिया आपने, मुझे तो सुनील ने बताया कि आज राहुल का बर्थडे है, देन सुनील कैन कम एंड ही विल बी लाइक माई मिस्टेक, मुझे याद नहीं था कि दिस मंथ इज नॉट द वन जब उसका बर्थडे आता है, सो इट वॉज माई मिस्टेक। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम सॉरी या यू नो मैं अपॉलोजाइज कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, तो आप नॉर्मल इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन में थोड़ा लाइट अगर मिस्टेक है तब आप माई मिस्टेक या माई फॉल्ट बोलकर एक्सेप्ट कर सकते हो अपनी गलती को। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज माई अपॉलजीज फॉर एवरीथिंग दैट्स हैपन। तो जब आप माई अपॉलजीज बोल रहे हैं, आई वुड लाइक टू अपॉलोजाइज फॉर दैट मिस्टेक, आई वुड लाइक टू अपॉलोजाइज फॉर हाउ आई रिएक्टेड दैट डे, ऐसा बोल रहे हो। अब ऐसा कुछ हुआ कि जो कुछ भी हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पर कोई प्रेजेंटेशन चल रहा है, अब दो कुलीग्स के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो गई एंड यू बीइंग द लीडर आपको ऑब्वियसली बताना पड़ेगा ना क्या हुआ, ये क्या हो रहा है प्रेजेंटेशन में, तो आप वो सारी चीज़ों के लिए सॉरी बोलना चाहोगे, तो यू विल बी लाइक माई अपॉलजीज फॉर एवरीथिंग दैट्स हैपेंड। सिमिलरली कुछ भी होता है, फैमिली फंक्शन चल रहा है, सबका आर्ग्यूमेंट हो गया, एक जन को अपॉलोजाइज करना पड़ेगा, तो वो जो कुछ भी हुआ मैं सभी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ, तो आप ये बोलोगे। सो यूज्ड एट द वर्क प्लेस, फॉर्मल इवेंट्स एंड स्कूल, इट्स ऑल्सो अ ग्रेट वे टू एक्सप्रेस रिग्रेट, ठीक है? तो सॉरी तो बोल ही रहे हो, साथ ही साथ आप शर्मिंदा हो, आपको रिग्रेट हो रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो भी कन्वे करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हो, माई अपॉलजीज फॉर एवरीथिंग दैट्स हैपेंड। डन? तो आपको सॉरी बोलना है जो कुछ भी हुआ उसके लिए फॉर्मल ओकेशन में, या फिर आपको रिग्रेट भी शो करना है, आप ये पॉइंट या ये पूरी लाइन यूज करोगे। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज ओह माई बैड। इसका मतलब माई बैड इज अ स्लैंग फ्रेज। माई बैड क्या है भाई? ये एक स्लैंग फ्रेज है दैट सम पीपल यूज एज अ लाइट अपॉलजी, इट्स लाइक सॉरी बट मोर कैजुअल। तो क्या ध्यान रखना है भाई, ये स्लैंग है, लाइट अपॉलजी है, ज़्यादा कैजुअल है, यानी ये सिर्फ दोस्तों में चलेगा, बहुत ज़्यादा क्लोज भाई बहन हैं उनमें चल जाएगा, बट फॉर्मल में नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हो नहीं चलेगा ये, ठीक है? तो इसको यूज़ करते हैं स्लैंग की तरह, यानी खुद बना के रखा है एक इनफॉर्मल वे, एक्चुअली में ऐसा कुछ है नहीं, बट इसको यूज़ करते हैं लोग लाइट अपॉलजी के लिए, यानी जब बस थोड़ा बहुत सॉरी बोलना होता है। जैसे अगर आप चल रहे हो गलती से ऐसे हाथ लग गया, तो हम कैसे नॉर्मल वाली बोलते हैं वो आई एम सॉरी, इसमें ऐसे थोड़ा तो हम सो सॉरी ऐसे हाथ लग गया, नहीं, तो वो क्या होती है लाइट अपॉलजी, तब आप बोल सकते हो ओ माई बैड, ठीक है? इट्स लाइक सॉरी बट मोर कैजुअल, बहुत ज़्यादा कैजुअल हो जाता है, इतना रिस्पेक्टफुल नहीं है, फॉर्मल नहीं है, तो इसको आप अपने एल्डर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने ऑफिस मेट्स के साथ यूज़ नहीं कर सकते हो। यू कैन ओनली गो फॉर दिस विथ योर फ्रेंड्स और विथ योर रियल ब्रदर सिस्टर और विथ योर वेरी क्लोज सिबलिंग्स जो आपसे छोटे हो, तो आप वहाँ बोल सकते हो ओह माई बैड। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज पार्डन। देन
पार्डन मी, आई बेग योर पार्डन। अब देखो ये जो पार्डन वर्ड है ना, इसको आप दो जगह सॉरी बोलने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हमें किसी ने कुछ क्वेश्चन किया, आपको समझ नहीं आया सामने वाले ने क्या बोला, तो उसको रिपीट करने के लिए हम बोलते हैं सॉरी, तो वो सामने वाला फिर रिपीट करता है। इस जगह पे फॉर्मल वे में और अच्छे से आप क्या यूज कर सकते हो, पार्डन, यानी कि आप सॉरी बोल रहे हो, ठीक है। तो पार्डन एक्सट्रीमली फॉर्मल वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है, इसको आप यूज कर सकते हो सॉरी की जगह। जब भी आपको ऑब्वियसली नॉर्मल सॉरी बोलना हो तब भी बोलोगे पार्डन, या फिर अगर आपको किसी को बोलना है कि सॉरी मुझे समझ नहीं आया, इसको रिपीट कर दो, तब भी आप बोल सकते हो पार्डन मी या पार्डन। एंड ऑल्सो आई बेग योर पार्डन इज अगेन एन एक्सट्रीमली फॉर्मल वे जो आप यूज कर सकते हो अपने बॉस के सामने, अपने कोई प्रेजेंटेशन चल रहा है, सामने वाले जो क्लाइंट्स उनको अच्छा नहीं लगा कि ये सब कुछ क्या हुआ, यू कैन बी लाइक आई बेग योर पार्डन, काइंडली एक्सक्यूज दैट, ठीक है। सो यूज टू से दैट यू आर सॉरी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग और फॉर बीइंग रूड। बहुत ज़्यादा कुछ बड़ी गलती कर दी है या आप रूड थे, ठीक है, एरोगेंट थे, क्रूअल साउंड कर रहे थे, हार्श साउंड कर रहे थे, एवरी टाइम यू कैन बी लाइक आई बेग योर पार्डन, यानी मैं आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहता हूँ, या फिर काइंडली पार्डन मी, या सिर्फ पार्डन मी, या पार्डन, दैट मीन्स सॉरी। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज प्लीज एक्सेप्ट माई सिंसियरेस्ट देन हम्बल डीपेस्ट सिंसियर अपॉलॉजीज। कुछ भी बोल सकते हो, जैसे आप बोल सकते हो प्लीज एक्सेप्ट या काइंडली, बहुत फॉर्मल बनाना तो काइंडली भी लिख सकते हो। प्लीज एक्सेप्ट माई सिंसियरेस्ट अपॉलॉजीज, प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल अपॉलॉजीज, प्लीज एक्सेप्ट माई डीपेस्ट अपॉलॉजीज एंड प्लीज एक्सेप्ट माई सिंसियर अपॉलॉजीज। तो 4 तरीके आपको पता चल गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये चारों तरीके एक साथ आपको दिख रहे हैं, आप इन्हें कब यूज करोगे, देख सकते हो सिंसियरेस्ट लिखा है, मतलब बिल्कुल सुपरलेटिव में चले जा रहे हैं। इसका मतलब यूज फॉर सेइंग सॉरी व्हेन यू रियली मीन इट, जब आपको बहुत दिल से माफ़ी मांगनी है, आपको बहुत बुरा लग रहा है कि नहीं, मतलब यहाँ तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ़ी बिल्कुल मांगनी चाहिए, वहाँ आप बोल सकते हो प्लीज एक्सेप्ट माई सिंसियरेस्ट, प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल डीपेस्ट सिंसियर अपॉलॉजीज। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज आई एम सो सॉरी प्लीज डोंट बी मैड एट मी। अब ये ऑब्वियसली मैड एट मी आप फॉर्मल में तो बोलोगे नहीं, इनफॉर्मल है, सीधे सीधे दिख रहा है। इसका मतलब व्हेन यू वांट टू अपोलोजाइज एंड रिक्वेस्ट द पर्सन टू नॉट गेट एंग्री ऑन यू। ऐसा होता है ना कि जैसे किसी फ्रेंड की बर्थडे भूल गए आप, ठीक है, और आपको बाद में याद आता है कि नहीं बिल्कुल रात में याद आ रहा है 11 बजे और समथिंग, एंड यू कैन बी लाइक कि सी आई एम सो सॉरी, पहले आपने सॉरी बोला एंड देन यू कैन बी लाइक डोंट गेट मैड एट मी, यानी कि बिल्कुल गुस्सा मत करने लगना क्योंकि मैं भूल गया था। ऑब्वियसली फ्रेंड को पता चल गया कि आप उसका बर्थडे भूल गए हो, कभी माफ़ नहीं करने वाला। तो यही चीज़ है कि जब आप सामने वाले को सॉरी भी बोलना चाहते हो और ये भी रिक्वेस्ट करना चाहते हो प्लीज़ गुस्सा मत करना, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, तो आप ये दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ आई एम सो सॉरी की जगह आपको जो भी यूज़ करना है, इसके पहले हमने जितने भी पढ़े हैं वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आप यहाँ पे रख सकते हो एंड देन यू कैन अकॉर्डिंगली मॉडिफाई दिस कंप्लीट सेंटेंस। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज प्लीज एक्सक्यूज माई इग्नोरेंस। अब इग्नोरेंस को क्यों ब्रैकेट में लिखा है, बिकॉज दिस ब्रैकेट इज गोइंग टू चेंज डिपेंडिंग आप किस चीज़ के लिए सॉरी बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जब आप बोल रहे हो प्लीज़ एक्सक्यूज़, यानी प्लीज़ इस चीज़ को आप माफ़ कर देना या इग्नोर करना, ठीक है, तब हम बोलते हैं प्लीज़ एक्सक्यूज़। सो इफ़ यू आंसर्ड समथिंग जो कि गलत था, तो यू कैन बी लाइक प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई आंसर, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई बिहेवियर, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई इग्नोरेंस। तो डिपेंडिंग आप किस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे हो वो आप इस ब्रैकेट की जगह पे प्लेस कर दोगे। सो यूज्ड व्हेन यू वांट टू से समथिंग व्हिच यू थिंक may make you seem not to know enough or not to be polite enough। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल सब कुछ बेस्ट दिया बट बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंस, बिकॉज ऑफ द वर्ड यू यूज, इसकी वजह से आपका पूरा काम खराब हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से आपको लगता है कि आपको सॉरी बोलना चाहिए, तो वो आप ऐड कर सकते हो प्लीज़ एक्सक्यूज माई इग्नोरेंस, प्लीज़ एक्सक्यूज माई प्रेजेंटेशन, या प्लीज़ एक्सक्यूज देयर बिहेवियर, ठीक है। यानी ये सब इस चीज़ को हटाकर आप प्लीज़ बाकी चीज़ों पर ध्यान दीजिए बिकॉज वो गलती से हो गया एंड यू अपोलोजाइज फॉर दैट। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज माई बैड, लेट मी सी हाउ आई कैन फिक्स दिस। अब यहाँ पर आपने देखो कैसे यूज़ किया है, माई बैड मतलब
मेरी गलती है, ठीक है, या फिर ये मेरी मिस्टेक है, और फिर आप बोल रहे हो चलो ठीक है इसको मैं देखता हूँ कैसे सही कर सकता हूँ. सो टू से यू आर सॉरी इफ यू हैव ओनली मेड अ स्मॉल मिस्टेक. अब ऑब्वियसली फिक्स कैसे करना है, तो वो चीज़ तभी फिक्स हो सकती है जब वो छोटी सी गलती हो. तो अगर आपने कोई छोटी सी गलती की है, यू हैव जस्ट मेड अ स्मॉल मिस्टेक, और उस चीज़ को आप बोलना चाह रहे हो, पहले तो आप अपोलोजाइज कर रहे हो, माई बैड यानी मेरी गलती है, बट ठीक है लेट मी जस्ट सी हाउ कैन आई फिक्स दिस. तो यहाँ पर आपने सोल्यूशन भी बोल दिया कि ठीक है मैं ही हैंडल करता हूँ कि इसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ. सो नॉट ओनली यू सेड सॉरी बट ऑल्सो यू आर गिविंग अ सोल्यूशन. तो ये भी एक तरीका है जो आप यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग द वर्ड सॉरी. नेक्स्ट वन इज दिस इज शॉकिंग न्यूज. आई एम सो सॉरी फॉर वॉट यू आर गोइंग थ्रू. अभी कब बोलोगे? जब किसी पर्सन ने आपको अपनी कोई भी ऐसी न्यूज़ या स्टोरी सुनाई जो कि सुनकर आप शॉक्ड थे, मे बी बिकॉज वो बहुत अनफॉर्चुनेट था, बहुत इमोशनल था, बहुत शॉकिंग था, सरप्राइजिंग था इन एन इमोशनल वे. तो तब आप ऑब्वियसली ये बोलोगे ना, आई एम सो सॉरी टू हियर दैट. फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी डाइज, अगर किसी की डेथ हो जाती है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, तो अगर समबडी जस्ट सेंड्स यू अ मैसेज और टेल्स यू दैट दिस थिंग हैपेंड इन माय फैमिली, तो आप यही बोलोगे ना, आई एम सो सॉरी टू हियर दैट. आपने देखा होगा लोग सॉरी बोलते हैं, ऑब्वियसली उनकी गलती नहीं है, बट वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि आई एम सो सॉरी, कि मतलब तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है, इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है. तो आप ये भी बोल सकते हो दिस इज शॉकिंग न्यूज़. सबसे पहले आपने बोला ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बट आई एम सो सॉरी फॉर वॉट यू आर गोइंग थ्रू. आई रियली फील वेरी सॉरी कि तुमको इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है. क्लियर? सो इफ समथिंग हैपेंड अनएक्सपेक्टेडली विथ योर लव्ड वन एंड टू बी विद देम बाय अपोलोजाइजिंग फॉर दिस सडन शॉकिंग न्यूज़. तो कुछ भी सडन शॉकिंग अनफॉर्चुनेट हुआ आपके लव्ड वन, वेरी क्लोज्ड वंस के साथ, और वहाँ आप उनको सॉरी भी बोलना चाहते हो, अपोलोजाइज करना चाहते हो टू शो दैट यू आर देयर विद देम, टू सिंपथाइज, तब आप इस लाइन को यूज कर सकते हो. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट वन इज सॉरी इट वॉज ऑल माई फॉल्ट. तो आपने यहाँ पे सॉरी बोला, फिर आपने बोला ये पूरी गलती मेरी थी. ठीक है? सो यूज्ड व्हेन वांट टू से दैट आई एडमिट माई मिस्टेक. तो जब आप ये बोलना चाह रहे हो कि मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मेरी गलती है, मैं एडमिट कर रहा हूँ कि मेरी गलती है, दैट टाइम यू कैन से सॉरी इट वॉज ऑल माई फॉल्ट. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग सॉरी आप बोल सकते हो कि बहुत बुरा लग रहा है, ये पूरी गलती ही मेरी है और आई एम वेरी वेरी सॉरी. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज दैट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू डू दैट. वो मेरे से गलती हो गई, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था, तो दैट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू डू दैट इज अनदर वे टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड टू से सॉरी. सो दिस फ्रेज इज यूज्ड व्हेन समवन हैज डन समथिंग दैट दे शुड नॉट हैव डन एंड वांट टू अपोलोजाइज. अब कुछ ऐसा कर दिया आपने गलती जो आपको नहीं करनी चाहिए थी ऑब्वियसली, बट आपको रियलाइज हुआ और आप उसके लिए सॉरी बोलना चाहते हो. यू कैन से दैट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू डू दैट. मतलब मैं मानता हूँ कि वो जो कुछ भी हुआ मैंने गलत किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था. तो उसको इतना बड़ा बोलने की जगह आप सीधे सीधे इस लाइन को यूज कर सकते हो. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट वन इज माई हार्ट ब्रेक्स फॉर यू. I'm so sorry for what you are experiencing. Now my heart breaks for you. You will not say this to your principal, teacher or boss, right? आप किसको बोलोगे ये? आपके बिल्कुल क्लोज फ्रेंड्स को, बहुत क्लोज कुलीग हैं आपके, या फिर बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं, बहुत ज़्यादा क्लोज कुलीग हैं आपके, बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं. तब आप बोल सकते हो इस लाइन को जहाँ आप ये बोलना चाह रहे हो कि ये सुनकर you felt very bad, आपको बहुत बुरा लग रहा है, and you feel sorry for whatever that person is going through, यानी whatever that person is experiencing. So to express that you felt bad for whatever happened and your words can't take away this pain, but they can be there for someone in need. तो जब आप ये बोलना चाहते हो कि मतलब जो कुछ भी हुआ आपके साथ मुझे बहुत बुरा लग रहा है, एंड ऑब्वियसली मैं कितना भी कुछ भी बोल लूँ उससे इतना बड़ा कोई फ़र्क या चेंज तो आने वाला नहीं है, बट येस एटलीस्ट यू वांट टू से समथिंग जिससे ऐसा लगे कि एटलीस्ट यू आर देयर. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग सॉरी आप इस तरीके से ये पूरी लाइन बोल सकते हो जहाँ आप अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को भी कन्वे कर रहे हो. आप ये भी बोल रहे हो ऑब्वियसली कि वो इतना बड़ा आप कुछ कर नहीं पाओगे, बट एटलीस्ट आपके वर्ड्स वुड बी देयर टू काइंड ऑफ कंसोल द पर्सन. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज ऊप्स सॉरी. अब ये अगेन बहुत कूल साउंड कर रहा है. दिस इज समथिंग जो कि एक एक्सप्रेशन है ऑफ फीलिंग सॉरी अबाउट अ मिस्टेक. फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ गिरा दिया, ठीक है, तो आप नॉर्मल बोलते हो ओह सॉरी, राइट. तो वहाँ पर थोड़ा कूल साउंड करने के लिए ऊप्स सॉरी. ठीक है, तो ये थोड़े कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, एक्सक्लेमेशंस होते हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं, सिग्निफाई करते हैं कि आप बहुत आपको बुरा लगा या फिर आप सॉरी बोल रहे हो. तो जैसे लाइट मिस्टेक्स हो गई, छोटी मोटी मिस्टेक्स हो गई इधर उधर, तो अगर आप बोलना चाहते हो सॉरी तो उसको थोड़ा कूल बना सकते हो एंड यू कैन से ऊप्स सॉरी. डन? ऑल राइट.
Next is, I want to extend my sincerest apologies for this experience. Thank you for bringing this to my attention. अब ये है बहुत फॉर्मल उनके लिए जिनको किसी ने आके बताया कि देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था इसीलिए मैं नहीं आ पाया प्रेजेंटेशन में, या फिर आई वॉज नॉट एबल टू कम टू द ऑफिस बिकॉज ऑफ दिस. तो वहाँ पर एज अ बॉस, एज अ टीम लीडर, एज एन HR आप कैसे सामने वाले को बोल सकते हो कि थैंक यू तुमने एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म किया, बट मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है, फील सॉरी जो कुछ भी हुआ उसके लिए. तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फॉर्मल वे में आप कैसे बोलोगे, आई वॉन्ट टू एक्सटेंड माई सिंसियरेस्ट अपॉलॉजीज फॉर दिस एक्सपीरियंस. मुझे बहुत बुरा लगा एंड आई फील मुझे सिंसियरेस्ट यानी अपनी बहुत डीपेस्ट सॉरी या अपॉलॉजीज आप तक पहुंचानी है. थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस टू माई अटेंशन एंड थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे ये इन्फॉर्म किया सो दैट एटलीस्ट आई गॉट टू नो कि रीज़न क्या था. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग. अब ऐसा कुछ होता है ना, जैसे किसी ने कुछ बोला, आपको कुछ बोलना है, ठीक है, आप नॉर्मली एक्सक्यूज मी बोलते हो, मैंने पहले बार में ही बता दिया था, इंटरप्ट कर रहे हो जब. बट अगर आप थोड़ा फॉर्मल वे में बोलना चाह रहे हो, आप सामने वाले की बात तो काटना चाह रहे हो, बट ऐसा नहीं कि आप बहुत रूड साउंड करो, आप बड़े काइंड पोलाइट वे में इंटरप्ट करना चाहते हो, तो यू कैन बी लाइक एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग बट आई थिंक वी शुड डू दिस, या इन माई ओपिनियन वी शुड गो फॉर दिस आइडिया. तो फॉर्मल साउंड किया ना, राइट. तो जब आपको पोलाइटली किसी की बात काटनी है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, देन यू कैन से एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग. यूज टू पोलाइटली आस्क इफ यू कैन इंटरप्ट समवन, आस्क देम अ क्वेश्चन और टेल देम समथिंग. ऑब्वियसली आप जब किसी को बोलोगे एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग, तो सामने वाला बोलेगा नो 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 इट्स ओके कैरी ऑन, राइट. तो सामने वाले ने आपको परमिशन दी, तो आप इनडायरेक्टली किसी से क्वेश्चन कर रहे हो कि आर यू ओके अगर मैं इंटरप्ट करूं, आर यू ओके अगर मैं इस बात को काट कर अपना ओपिनियन रखूं. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर लाइन इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग सॉरी बट मुझे लगता है ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो वो थोड़ा रूड साउंड करेगा. तो बहुत अच्छे पोलाइट वे में अगर आप किसी को इंटरप्ट कर रहे हो या करना चाहते हो और आप उनसे क्वेश्चन कर रहे हो इनडायरेक्टली कि आर यू ओके अगर मैं इंटरप्ट करूँ, तो आप बोल सकते हो एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग एंड देन सामने वाला बोल सकता है यस यस श्योर नो प्रॉब्लम यू कैन कैरी ऑन विथ योर पॉइंट, या फिर सामने वाला बोल देगा जस्ट अ सेकंड लेट मी कंप्लीट एंड देन. तो कुछ भी हो सकता है ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन अदर पर्सन की वो कैसे सोच रहा है, बट दिस इज द वे आप बोल सकते हो, यू नो, सॉर्ट ऑफ सॉरी. डन, ऑल राइट. Next is, that sounds like a big inconvenience. I'm sorry you had to deal with that. अब देखो सॉरी आप तभी नहीं बोलते हो जब आपको माफ़ी मांगनी होती है, इसलिए मैंने सारे तरीके इसमें इंक्लूड किए हैं. आप सॉरी बहुत सारी चीज़ों के लिए बोलते हो. जब आपको बोलना होता है सॉरी बट आई डोंट थिंक आई कैन डू इट, ऑब्वियसली आपकी गलती नहीं है, बट यहाँ आप अपोलोजाइज करना चाहोगे बिकॉज आप नहीं कर पाओगे उस चीज़ को. सेकेंडली आपको किसी के लिए बुरा लग रहा है तो हम बोलते हैं आई एम फीलिंग सो सॉरी, आई एम सो सॉरी टू हियर दैट, आई एम सो सॉरी आई आस्क्ड यू दिस. तो इस तरीके से भी आप सॉरी बोलते हो ना. तो बहुत सारे डिफरेंट सिचुएशंस हैं जहाँ आप सॉरी को यूज़ करते हो, उसके क्या डिफरेंट वेज हैं वो सब हम देख रहे हैं. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. अब जैसे ये आप कब यूज करोगे, जब किसी ने अपनी कुछ बात शेयर की और आपको लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ा इनकन्वीनियंस है और आपको बहुत बुरा लगा कि सामने वाले को इस पूरी चीज के साथ डील करना पड़ा है, तब आप यूज कर सकते हो इस पर्टिकुलर लाइन को. कैसे? That sounds like a big inconvenience. I'm so sorry you had to deal with that. So to say sorry about the inconvenience specifically. For example, अगर आपने किसी को पार्टी में इनवाइट किया है बट आपने एड्रेस दे दिया, आपने स्पेसिफिक नहीं बताया कि यहाँ आना है, आपने बस नाम भेज दिया गार्डन का और अब वैसे दो गार्डन्स हैं बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस में, सामने वाला दूसरी जगह पहुँच गया, देन आपने उसको कॉल किया कहाँ हो एंड दैट पर्सन आज भाई मैं यहाँ हूँ, देन अगेन उसको आना पड़ा राइट लोकेशन पे. तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस केओस उसको बहुत सफर करना पड़ा, राइट. तब भी आप बोल सकते हो दैट साउंड्स लाइक अ वेरी बिग इनकन्वीनियंस, आई एम सो सॉरी दैट यू हैव टू डील विद दैट. ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉरी बोल सकते हो. ऑल्सो आपको लगता है कि आप किसी और की स्टोरी सुन रहे हो, आपने इन्वाइट नहीं किया, किसी और ने किया था, तो आपको सुन के लग रहा है कि ये बहुत बड़ी बात है मतलब, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है सुन के कि तुमको इतना सबको झेलना पड़ा. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज माई अपॉलॉजीज फॉर द डिले. अब ये कब यूज करोगे? जब आप लेट हो गए हो खुद पहुंचने में, या आप लेट हो गए हो रिप्लाई करने में, आप लेट हो गए हो डॉक्यूमेंट्स भेजने में, प्रोजेक्ट सबमिट करने में, बहुत सी चीज़ें हैं. तब आप किसके लिए स्पेसिफिकली सॉरी बोल रहे हो? बिकॉज आप लेट हो गए, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजने थे वो लेट भेजे. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम सॉरी, आप उस चीज़ के लिए अपोलोजाइज करोगे एंड यू विल बी लाइक माई अपॉलॉजीज फॉर द डिले. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज सॉरी आई डिडंट मीन टू डू दैट.
मतलब आप सॉरी बोल रहे हो और ये बोलना चाह रहे हो कि मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे ये करना था, मैं कभी भी ऐसा नहीं मान रहा था, यू नो इंटेंशनली मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे करूँगा, इट वॉज जस्ट लाइक मैंने सोचा नहीं और इस तरीके से कुछ हो गया। समझ रहे हो, ऐसी सिचुएशंस आती है ना, आपने कभी कुछ बोल दिया, आपने नॉर्मल मीनिंग के साथ बोला बट सामने वाले को इनडायरेक्ट मीनिंग लग गया, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे ना सॉरी बट आई नेवर मेंट इट। ठीक है, सो यूज्ड फॉर यू आर इन्फॉर्मिंग समवन, तो यूज्ड फॉर व्हेन यू आर informing someone that you did something you regret or are sorry for। तो जब आप ये बोलना चाह रहे हो कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, आई फील सॉरी फॉर दैट, तब आप बोल सकते हो सॉरी आई डिडंट मीन टू डू दैट, मतलब आई एम सो सॉरी, आई अपोलोजाइज, मेरा वो मतलब नहीं था जैसा आपने सोचा है, बट देन टू आप अपोलोजाइज तो करोगे ना, तब आप इस लाइन को यूज कर सकते हो। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज दिस सिचुएशन हैज फिल्ड मी विथ रिग्रेट, आई एम वेरी सॉरी। कुछ ऐसा किया आपने जो आपको लगता है कि मतलब बहुत पछतावा हो रहा है आपको, ऐसा नहीं होना चाहिए था, कैसे मतलब सारी चीज़ें टर्न आउट हो गई, तब भी आप अपोलोजाइज करना चाहोगे, तो आप एक्सट्रीम वे में यू नो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए डिटेल में वो लाइन बोलो। आप क्या बोलोगे, दिस सिचुएशन हैज़ फिल्ड मी विथ रिग्रेट, ये पूरी जो भी चीज़ें हुई उसकी वजह से मुझे बड़ा पछतावा हो रहा है, आई एम कंप्लीटली फिल्ड विथ रिग्रेट एंड दैट्स व्हाई आई एम सॉरी, तो आप सॉरी बोल दोगे। सो दिस इज वन मोर वे जो आप यूज कर सकते हो टू से सॉरी टू समवन जब आपको बहुत बुरा लग रहा है बिकॉज ऑफ समथिंग यू डिड जिसकी वजह से आप बहुत पछता रहे हो। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज प्लीज फॉरगिव मी, बहुत कॉमन बहुत सिंपल तरीका है बट येस बहुत स्वीट तरीका है। जब आप किसी से बोलना चाहते हो प्लीज़ यार माफ़ कर दे, ऐसा बोलते हैं हिंदी में, तब बोल सकते हैं प्लीज़ फॉरगिव मी या काइंडली फॉरगिव मी, आई एम अगेन सेइंग सॉरी। तो इस तरीके से जब आप किसी को बोलना चाह रहे हो कि प्लीज़ माफ़ कर दो, तब आप ये 3 वर्ड्स वहाँ बोल सकते हो। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज आई मस्ट से, आई हैव मेस्ड अप अ लॉट। अभी कब बोलोगे, जब आप को लग रहा है कि सब चीज़ें जो कुछ भी हुई सब बोल रहे हैं कि चलो कोई नहीं होता एंड ऑल, बट आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं, जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने सारी चीज़ें बहुत मेस्ड अप कर दी, सो इट्स माय फॉल्ट। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट नॉर्मली सेइंग कि आई नो जो कुछ भी हुआ इट वाज माय मिस्टेक या जो भी सारी चीज़ें हैं, आप सीधे सीधे बोल सकते हो आई मस्ट से, मुझे ये बोलना ही पड़ेगा, बोलना ही चाहिए कि मैंने सारी चीज़ें बहुत मेस्ड अप कर दी, आई हैव मेस्ड अप अ लॉट। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग सॉरी कि मैंने सारी चीज़ें गड़बड़ कर दी, ऊपर नीचे कर दिया, उथल पुथल कर दिया, आप बोल सकते हो आई हैव मेस्ड अप अ लॉट। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज यू कैन ब्लेम मी फॉर दिस। यू कैन ब्लेम मी फॉर दिस का मतलब यूज टू एक्सेप्ट एट फॉल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जब आप सामने वाले को ये बोलना चाह रहे हो कि नहीं ये मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है, तुम मुझे दोषी मान सकते हो। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम सॉरी या फिर यू नो आई अपोलोजाइज, आप बोल सकते हो नो 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 यू कैन ब्लेम मी फॉर दिस, देखो मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे समझ आ गया मेरी गलती है, तो तुम मुझे बोल सकते हो कि ये मैंने गलत किया है। सो दैट टाइम व्हेन यू एक्सेप्ट दैट इट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट वाज योर फॉल्ट, तब आप ये चीज़ बोल सकते हो। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज हाउ शुड आई अपोलोजाइज टू यू। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं आप पूछ रहे हो सामने वाले से बता दो भैया तुमसे कैसे माफ़ी मांगे, नहीं, यहाँ पर वो चीज़ है कि जब आपने कुछ ऐसा कर दिया है कि आपके पास शब्द ही नहीं है माफ़ी मांगने के लिए, आपको समझ नहीं आ रहा आप कैसे माफ़ी मांगो, तो ऐसे ही होता है ना कि मुझे सच में समझ नहीं आ रहा मैं कैसे सॉरी बोलूँ, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दिया, ये पूरा जो इमोशन है ना, तब आप ये इंग्लिश में बोल सकते हो आई डोंट नो हाउ टू अपोलोजाइज टू यू या फिर हाउ शुड आई अपोलोजाइज टू यू। तो ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, ये एक इमोशन के साथ बोल रहे हो जब आपके पास शब्द ही नहीं है सॉरी बोलने के लिए। सो व्हेन यू फील सो सॉरी दैट यू डोंट हैव इनफ वर्ड्स टू अपोलोजाइज, ठीक है, यू हैव नहीं होना चाहिए, यू डू नॉट हैव या यू डोंट हैव इनर वर्ड्स टू अपोलोजाइज। तो जब आपके पास बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है शब्द सॉरी बोलने के, तब आप ये पर्टिकुलर लाइन बोलोगे। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक बट इफ यू गिव मी अनदर चांस आई एम गोइंग टू नॉक योर सॉक्स ऑफ। थोड़ा अच्छे समझो इसको। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं नॉक योर सॉक्स ऑफ का मतलब क्या है, फिर हम पूरा मीनिंग देखेंगे। नॉक समवन सॉक्स ऑफ मीन्स टू अमेज और इम्प्रेस समवन, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि नॉक समवन सॉक्स ऑफ, इसका मतलब आप सामने वाले को इम्प्रेस कर रहे हो, सामने वाले को सरप्राइज्ड फील करा रहे हो, यू फील हैप्पी, मतलब हैप्पी नहीं, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप सामने वाले को खुश कर दोगे, यू वुड इम्प्रेस द पर्सन, तब आप ये लाइन यूज कर सकते हो। तो क्या बोलोगे, आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक, आई एम सॉरी कि मैंने गलती करी,
बट इफ यू गिव मी अनदर चांस, बट अगर आप मेरे को एक और मौका देते हो, दूसरा मौका देते हो, आई एम गोइंग टू नॉक योर सॉक्स ऑफ। तो मैं आपको इंप्रेस कर दूंगा, मैं आपको इतना अच्छा काम करके दिखाऊंगा कि आपको लगेगा कि नहीं, इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई प्रोजेक्ट दिया, ठीक है, और आपको बोला कि नहीं ये तुम संभालो, आपने किया तो बट इतना दिल लगा के नहीं किया बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, कुछ भी हो सकता है, और आपको वो जो भी आपके लीडर वगैरह उन्होंने बोला कि नहीं ये क्या है, ये थोड़ी कोई तरीका होता है, कैसे बनाई ये रिपोर्ट तुमने एंड ऑल, तो वहाँ आप सॉरी बोल के ये भी एक तरीके से उनको अश्योर करना चाहोगे कि नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से करूंगा। तो आप क्या बोल सकते हो, आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक, मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता हूँ, बट येस अगर आप मुझे दूसरा चांस दो, इफ़ यू गिव मी अनदर चांस, आई एम गोइंग टू नॉक योर सॉक्स ऑफ, यानी आई एम गोइंग टू डेफिनेटली इम्प्रेस यू। क्लियर? तो इसे कब यूज़ करना है समझ आ गया? डन। ऑल राइट, नेक्स्ट इज आई अपोलोजाइज फॉर हर्टिंग यू, हाउ कैन आई मेक इट बेटर। जब आप ये बोलना चाहते हो कि मैं इसलिए सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें हर्ट किया, तुम्हें बुरा लगा होगा, राइट, सो हाउ कैन आई मेक इट बेटर, तो मुझे ये समझाओ कि मैं इसे किस तरीके से बेटर कर सकता हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि चीज़ें सब ठीक हो जाएं। क्लियर? तो जब आप बोलना चाहते हो अपोलोजाइज फॉर हर्टिंग यू, इसका मतलब आपने कुछ ऐसा किया है जिसे सामने वाले को बहुत दुख हुआ है, दिल दुखा है, ठीक है, तब आप बोल सकते हो आई अपोलोजाइज फॉर हर्टिंग यू, राइट। जैसे आप अपनी मॉम के साथ आर्ग्यू करते हो एंड यू डोंट नो कि आपने क्या बोल दिया, ऑब्वियसली उनको बहुत बुरा लगता है, दैट टाइम यू शुड से दिस दैट आई अपोलोजाइज फॉर हर्टिंग यू एंड देन हाउ कैन आई मेक इट बेटर, आप बताइए मैं कैसे सारी चीजें ठीक कर सकता हूँ। डन? ऑल राइट, नेक्स्ट इज सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग। अब जब आप किसी को बुला रहे हो, ठीक है, कहीं मिलने जा रहे हो और सामने वाला वेट कर रहा है आपकी वजह से, तो आप सीधे बोलोगे ना सॉरी सॉरी मैं लेट हो गया, नहीं, आप बोलो सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग, यानी मेरी वजह से वेट करना पड़ा इतनी देर, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। सो दिस इज यूज्ड व्हेन यू मेक एनीवन वेट फॉर अ व्हाइल। जब आप किसी को थोड़े टाइम के लिए वेट करवा रहे हो कि रुक जाओ, ऐसा मतलब ठीक है मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, सामने वाला आपके लिए वेट कर रहा है, तो यू शुड डेफिनेटली अपोलोजाइज फॉर दैट। तो आप वहां पे सॉरी कैसे बोलोगे? इस तरीके से। डन? ऑल राइट, नेक्स्ट इज प्लीज एक्सक्यूज माई पुअर बिहेवियर। जब आप ये बोलना चाह रहे हो कि आपने कुछ ऐसा बिहेव किया, आपका जो पूरा बिहेवियर था इट वॉज नॉट गुड, बहुत गलत तरीका था जिस तरीके से भी आपने बिहेव किया उस वक्त, तो अगर आप उस पूरे बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे? प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई पुअर बिहेवियर। जैसे हमने देखा था ना एक्सक्यूज़ माई इग्नोरेंस ब्रैकेट में, तो आप इसी तरीके से इसको भी यूज़ कर सकते हो, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई जो भी आपने किया पुअर बिहेवियर, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई रूड वॉइस, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई वट एवर यू वॉन्ट टू से, ठीक है ना। तो आप जो कुछ भी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगना चाहते हो वो आप यहाँ पर डाल दोगे। डन? ऑल राइट, सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ व्हाट आर द डिफरेंट वेज जो आप यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग द वर्ड सॉरी। बिकॉज येस, देखो आप जब भी किसी से माफ़ी मांग रहे हो, आपको कंप्लीटली ये दिमाग में रखना होगा कि आपके जो वर्ड्स हैं वो फिट बैठे हैं उस सिचुएशन में। बिकॉज अगर आप किसी को सॉरी बोल रहे हो तो सिर्फ बोलने के लिए बोलना इज नॉट इनफ, यू शुड फील इट एंड यू शुड मेक द अदर पर्सन ऑल्सो फील दैट इमोशन कि नहीं आपको सच में बुरा लगा है। तो बिल्कुल कंप्लीट इमोशंस के साथ सही वर्ड्स का यूज़ करना टू से सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कुछ तरीके थे जो डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते थे टू अपोलोजाइज और टू से सॉरी टू एनीवन। क्लियर? चलिए अब टॉपिक तो एंड हो गया है, बट लेट्स जस्ट डिस्कस कि भाई व्हाट आर द डिफरेंट वेज जिससे हम कोई भी वीडियो कोई भी टॉपिक को आसानी से सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो देखो एक तो तरीका आपको पता ही है, आप यूट्यूब पे जाते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स चैनल देखते हैं और वहाँ पर आपको जो भी टॉपिक चाहिए यू कैन ईजिली फाइंड इट। बट कभी कभी क्या होता है, आपको थोड़ी दिक्कत अगर हो भी रही है कोई वीडियो कोई टॉपिक पढ़ने में, ढूंढने में, तो आप क्या कर सकते हो, आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, बिकॉज वहां पर सारी चीजें बहुत अच्छे से अरेंज्ड हैं। तो करना क्या है उसके लिए, सबसे पहले आपको जाना है गूगल के सर्च बार पे, वहां आप टाइप करोगे magnetbrains.com। जैसे ही आप एंटर करोगे आपके सामने ये पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। नाउ वंस दिस पेज इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, आपको क्या करना है, आपको इसको स्क्रॉल करना है, यानी आपको ऊपर की तरफ इसको मूव करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे आपको दिख जाएगा ये वाला पेज जहां आप देख सकते हो सारी क्लासेस, राइट। तो आपको क्लास 1st से लेके क्लास 12th तक सारी क्लासेस दिख रही हैं। अब आपको जिस भी क्लास का टॉपिक पढ़ना है, सब्जेक्ट पढ़ना है, आप उस क्लास पे क्लिक करोगे। फॉर एग्जांपल आपको क्लास 10th का कोई वीडियो देखना है, क्लास 10th का कोई टॉपिक पढ़ना है, आप क्लिक करोगे क्लास 10th पे। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको क्लियरली दिखने लगेंगे, वेदर दैट इज इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, एनीथिंग। सपोज अब आपको क्लास 10th
इंग्लिश में कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, आप इस पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लास 10th इंग्लिश पे क्लिक करोगे आपको सारे टॉपिक, सारे सेक्शंस दिखने लगेंगे। कैसे? सी, आपने क्लास 10th इंग्लिश पे क्लिक किया, आपको सब दिखने लगा, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग सेक्शन, राइटिंग स्किल्स, देन आपकी फर्स्ट बुक, इसी तरीके से आपकी सेकेंड बुक, आपको सारे टॉपिक्स दिखने लगेंगे। सपोज आपको क्लास 10th की फर्स्ट बुक दैट इज फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, अ लेटर टू गॉड। आप क्या करोगे? इस फर्स्ट फ्लाइट पे क्लिक करोगे, आपको दिख जाएंगे भाई सारे चैप्टर के नाम दिख जाएंगे। आपने क्लिक किया अ लेटर टू गॉड पे एंड आपका जो वीडियो है वो प्ले होने लगेगा। सो यू हैव द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो भी आपको देखना था, राइट? इजी था वीडियो ढूंढना। सपोज अब आपको ये वीडियो नहीं पर देखना है, आपको कोई और टॉपिक में मूव करना है, आप इस पे क्रॉस पे क्लिक करोगे, आपके पास अगेन प्रीवियस वाला पेज ओपन हो जाएगा। आप चूज कर सकते हो कोई क्लास, कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक, आपको जो चाहिए। डन? तो ये है एक और इजी तरीका जिससे आप वेबसाइट पे जाके वीडियोस को बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हो। डन? ऑलराइट, so with this we have come to an end of our topic, that is different ways that you can use to say sorry। अब आपको मुझे लगता है कि समझ आ गया होगा कि देखो कभी भी अपोलोजाइज करना है, सॉरी बोलना है, तरीका सही होना चाहिए, बिकॉज यू शुड फील इट, यू शुड मीन इट कि हाँ आपको सच में बुरा लगा है। सो दीज वर डिफरेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेज जो कि मैंने आपको बता दिए हैं डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशंस, कब आपको किस तरीके से क्या यूज करना है। हर वक्त हर लाइन फिट नहीं बैठेगी, इसलिए मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको कहाँ पे कौन सा तरीका अपनाना है। डन? ऑल राइट, सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो, बट येस इन द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू so much for watching.